हेलो जनता, कैसे हो तुम? और आज अपन चालू करेंगे जनरल फार्मा का थर्ड पार्ट, फार्माकोडायनेमिक्स। आई थिंक सेकंड जो सेकंड पार्ट था वो काफी थोड़ा लंबा खिंच गया था। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है एंड वो हर जगह यूज होता है। जनरल फार्मा एक्चुअली में हर जगह यूज होती है अगर तुम उसका यूज करना जानते हो तो। एंड ये तुम्हें अपने आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करा सकता है इजीली अगर तुम इसे एक बार समझ जाते हो तो अपन इसको आज फाइनली फिनिश करते हैं इसको। फार्माकोडायनेमिक्स जो लास्ट टॉपिक है, तो अपन ने फार्माकोकाइनेटिक्स में देखा था कि व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, मतलब कि एब्जॉर्प्शन होगा उस ड्रग का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा, वो पूरा तो बॉडी कर रही है। फार्माकोडायनेमिक्स में हम सीखेंगे व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। सीधा सिंपल सा हिसाब किताब इसमें उल्टा हो गया कि अब जो ड्रग अपन ने खाई है वो बॉडी पे क्या असर दिखाएगी। तो इसमें सीधा सिंपल सा है, मैकेनिज्म एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, कि भाई ज्यादा खा लिए टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या होगा। चीज बात है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, कोई भी ड्रग क्या क्या चीजें कर सकती है, इरिटेशन कर सकती है, स्टिमुलेशन कर सकती है, डिप्रेशन कर सकती है, साइटोटॉक्सिक, सेल को तबाह कर दे, रिप्लेसमेंट कर रही है। तो इस पे एक बार नजर फरमाओ। सम ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन। ठीक है, जैसे एड्रेनलिन दिए, एड्रेनलिन से तुमने देखा ही होगा कि क्या होता है, हार्ट रेट मतलब इंक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। और किसी को एड्रेनलिन तुम दोगे, या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया हो तुम्हारे सामने एकदम कोई बहुत डरावनी सी, मतलब डरावनी तो नहीं, आई थिंक एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसी आती है, तो तुमने देखा होगा कि एकदम सब चीज स्लो सी हो जाती है, एकदम तुम्हारा हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है एंड तुमको एक चीज फील होती है कि यार सब चीज स्लो सी हो रही है एंड तुम्हारी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हो गया, हार्ट का जो एक मसल का पंप होता है, हार्ट का पंप होता है, वो काफी ज्यादा तुम्हें अलग से सुनाई देने लगे कानों में। ठीक है, तो उसकी एक टर्म भी होती है कि जब तुम अपने हार्ट बीट को कानों में मतलब सुन पाते हो, बट मुझे उसका टर्म एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज कर देगा एक्टिविटी। एल्कोहल हो गया, बार्बिचरेट, जनरल एनेस्थीसिया, ये सब क्या करते हैं, सीएनएस को घटाते हैं, मतलब सीएनएस के सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इरिटेशन, इरिटेशन ऑब्वियसली बात है, इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड एडजेसेंट टिश्यू, मतलब कि अगर मान लो जैसे इसमें क्या ऐसे देखो, जैसे व्हेन एन एजेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्किन रिलीव्स डीप सीटेड पेन, इट इज नोन एज काउंटर इरिटेंट। सर्टेन इरिटेशन ऑफ द स्किन, कुछ ड्रग्स ऐसी हो गई, ठीक है, या कुछ ऐसा, फॉर एग्जांपल तुम अगर डर्मा मतलब स्किन के ऐसी कुछ ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, स्किन के ऐसे कुछ लोशंस होते हैं जो कि तुम सॉर्ट ऑफ उन्हें जब अप्लाई करोगे, ठीक है, तो जब तुम अप्लाई करोगे तो उसके बाद एक हल्का सा जलन सी रहेगी, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ जो बोलते हैं ना, मान लो यार तुमको किसी ने सबसे इजी, तुम्हें किसी ततैया ने या फिर मधुमक्खी ने काट दिया, तो एक बहुत ही इरिटेशन सी होती है ना, वो भी एक तरह का केमिकल है, एजेंट है। तो तुमको एक इरिटेशन सी होती है, किसी को खुजली होगी बहुत ज्यादा, एक इडीमा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अपन उसके अपोजिट में जैसे बी स्टिंग होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या साबुन या दूध या अलग अलग जो बेसिक नेचर की जो चीज होती है उसको अप्लाई करने को बोलते हैं। तो क्या हो गया, वो काउंटर इरिटेंट की तरह काम कर रहा है। तो वहीं पे ये भी बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑन द स्किन रिलीव्स डीप सीटेड पेन, इट इज काउंटर इरिटेंट, यूकलिप्टस ऑयल, मिथाइल सैलिसाइक्लेट। तो ये स्प्रेन जॉइंट्स, मतलब ये जो अपना उनसे वो स्प्रेज नहीं आते, ठीक है, वो मूव हो गया जिससे, फॉर एग्जांपल, तो उसी तरह की बात चल रही है थोड़ी थोड़ी। दे exert their action by reflexly increasing local circulation in deeper structures, मतलब क्या कर देंगे, वो कोई केमिकल तुमने लगाया तो ये तुमको पेन को रिलीफ कैसे दे रहे हैं। तुमने किसी लोशन को, फॉर एग्जांपल मूव को तुमने लगा लिया, ठीक है, अब तुमको आ हो रहा था, अब तुमको आ सुनना है, तो कैसे सुनोगे, तुमने उसको लगा लिया लोशन को। अब लोशन को जब लगाओगे तो क्या हो सकता है, वो सर्कुलेशन, जो तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन वो बढ़ा देगा, जिससे तुमको एक हल्की सी वार्म वार्म फीलिंग आएगी तुम्हारे टिश्यूज के आसपास, क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन बढ़ गया है। तो तुमको फील होगा कि यार मतलब पेन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि यार ठंडी में ज्यादा चीज, ठंड के टाइम पे ना पेन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब डीप मतलब टिश्यू पेन हो गया, टिश्यू नहीं सॉरी, मतलब बोन्स का पेन हो गया, अकड़न जिसको बोलते हैं शरीर में अकड़ना। तो ठंडी में शरीर जल्दी अकड़ जाता है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली सर्कुलेशन थोड़ा सा पेरीफेरी साइड में थोड़ा कम हो जाता है। ब्लॉकिंग इम्पल्स, कंडक्शन इम्पल्स नहीं आ रहा है, तो भाई ये तो वही बात हो गई कि मुझे लगी हुई है एंड मुझे इम्पल्स ही नहीं आ रहा, तो टेक्निकली तो मैं फिर योद्धा बन गया कि भाई मेरे को दर्द है, दर्द पता ही नहीं चल रहा क्या होता है। एक कंडीशन भी होती है सीपा करके, SCIPA करके, तो उसके बारे में किसी को रिसर्च करनी हो थोड़ी सी कर सकता है गूगल में, मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक की बात करते हैं, सिलेक्टिवली टॉक्सिक फॉर द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म या कैंसर सेल्स। साइटोटॉक्सिक सॉर्ट ऑफ, या तो देखो एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी कैंसर। एंटीबायोटिक्स का क्या काम रहता है, जैसे कि मान लो कोई इन्फेक्ट मतलब तुम्हें इन्फेक्शन हो गया, तो जो
बैक्टीरिया के सेल्स हैं, उनको वो एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। तो क्या कर रही है? साइटोटॉक्सिसिटी शो कर रही है ना? या फिर कैंसर्स के ड्रग जो होगी, कीमोथेरेपी हो गई, तो वो इसमें आ जाएगा। रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एंडोजेनस सब्सटेंसेस, ठीक है? दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय ड्रग्स, इंसुलिन, डायबिटीज, थायरॉक्सिन, क्रेटिनिज्म। ये तो मतलब सीधी सी बात है यार, रिप्लेस कर रहा है। कोई चीज की कमी हो गई, फॉर एग्जांपल इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन तुमने बाहर से दे दिया। मान लो तुमको थायरॉक्सिन की कमी हो रही है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, तो तुमने थायरॉक्सिन दे दिया उसको। एंड इसी तरह से मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था डोपामीन के बारे में, ठीक है? पार्किंसन, तो पार्किंसन में क्या होता है? डोपामीन की कमी हो जाती है, तो मैंने एक ड्रग बताई थी लीवोडोपा करके। तो लीवोडोपा भी तुम एक तरह से रिप्लेसमेंट ही होगी ना? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब एक टाइप्स ऑफ इफेक्ट, कौन कौन से इफेक्ट होंगे एक ड्रग के। फिर मैकेनिज्म ड्रग एक्शन क्या क्या हो सकते हैं? नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड रिसेप्टर, एक है रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा, एक है नॉन रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर की जरूरत ही नहीं है। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म एक्शन क्या क्या है? फिजिकल एक्शन, ऑस्मोसिस करा रहा है, एड्सॉर्प्शन, डिमल्सेंट है, रेडियो एक्टिविटी। तो अब इस पे एक बार सीधा सिंपल सा पढ़ते चल जाओगे, बहुत इजी इजी चीज है। ऑस्मोसिस यानी कि देखो, इस पे कोई रिसेप्टर की जरूरत नहीं, तुमने कोई चीज खाई फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें मैनिटॉल का एग्जाम्पल ये अभी आगे तुमको समझ में आएगा, बट एक सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो ऑस्मोटिक का। फॉर एग्जाम्पल तुमको बॉडी में क्या हो रहा है, तुमको फॉर एग्जाम्पल डायरिया की कंप्लेन लेकर कोई आता है, तो तुमने कोई उसे सॉर्ट ऑफ क्या कर दिया, तुमने अब उसे ऑस्मोटिक, जो बोलते ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस करने वाली ड्रग्स को तुमने उसे एडमिनिस्टर कर दिया। तो क्या उससे डायरिया रुकेगा या बढ़ेगा? थोड़ा सोच समझ के बोलोगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा हूँ मैंने, कि किसी का अगर कोई डायरिया की कंप्लेन लेकर आ रहा है और तुम उसे कोई ऑस्मोटिक ड्रग प्रिस्क्राइब कर दो, तो क्या उस पेशेंट का डायरिया ठीक होगा या और वर्सन होगा? तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से लगा के बता सकते हो कि वर्स होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि भाई जैसे वो ड्रग अंदर जाएगी, तो पानी को और खींचेगी, ठीक है? इंटेस्टाइन में उस पानी, जो मतलब बॉडी से जितना पानी इंटेस्टाइन में और लेकर आएगी, पानी खींचेगी, और फिर वो डायरिया और बढ़ गया। फिर एड्सॉर्प्शन के थ्रू एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स टॉक्सिन, हेंस इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ड्रग पॉइजनिंग। फिर डिमलसेंट कफ सिरप प्रोड्यूसेस सूथिंग इफेक्ट इन फेरिंजाइटिस बाय कोटिंग द इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा। डिमलसेंट मतलब जैसे ये जब जैसे मेरा गला भी फॉर एग्जांपल खराब चल रहा है, अब मैं कोई डिमलसेंट को कफ सिरप को पी लें, जैसे मेरे पास एक कफ सिरप रखा है, जैसे ये एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड या ग्वाइफेसिनिन, ये तुमको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बट अगर दिख रहा है तो ठीक है। ये सरकारी माल है, टर्ब्यूटेलिन सल्फेट। फॉर एग्जांपल मैं इसे पीता हूँ, जैसे कि क्योंकि कफ तो हो ही रहा है, शायद आ गया, ठीक है? 2 ml या 2-3 ml पी लिए, तो अब क्या हो गया, जैसे ये गले के आसपास गया, ठीक है? तो जो फेरिंजाइटिस थी, मतलब मेरा जो गला हल्का से खराश जैसी है ना, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको इसने कोट कर दिया सूथिंग इफेक्ट। तो अब मेरी आवाज थोड़ी सी ना इजीली आ पा रही है, मुझे बहुत ज्यादा एकदम जोर नहीं लगाना पड़ रहा, तो डिमलसेंट हो गया। रेडियो एक्टिविटी एक एग्जांपल हो गया कि भाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इमिट रेज एंड डिस्ट्रॉय द टिश्यूज। हाइपरथायरॉयडिज्म में अपना आयोडीन 131 को यूज करते हैं। आइसोटोप। फिर दूसरा केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन क्या है पहले, तो ठीक है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, ध्यान रखना, यहाँ पे रिसेप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ रही। फिजिकल एक्शन में ऑस्मोसिस हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिमल्सेंट, रेडियो एक्टिविटी, इसमें कोई एज सच रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है तुम लोग को, ठीक है? कोई भी ड्रग को। केमिकल एक्शन, अगर एंटासिड्स आर वीक बेसिस, दे न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। अब इसमें एसिड एसिड का ही खेल है, इसमें रिसेप्टर की कोई बात ही नहीं की है, ठीक है? मेटल लाइक आयरन कॉपर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ चिलेटिंग एजेंट्स। हाँ, मान लो तुमको बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, आयरन की टॉक्सिसिटी हो गई, तो कोई चिलेटिंग एजेंट तुमको दे दिया, कि भाई वो चिलेटिंग एजेंट, मतलब तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार, इजी से चीज है कि कोई भी चिलेटिंग एजेंट का काम रहता है कि वो एक मेटल या जो भी दूसरा एलिमेंट है उसको चिलेट कर लेता है, मतलब उसको अपनी ओर हथकड़ी लगा के बाहर निकालता है, और उसके रिप्लेसमेंट में कोई चीज दे देता है जो कि इतनी हार्मफुल या इतनी टॉक्सिक नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर बॉडी में या उस पर्टिकुलर केस में। द एजेंट ट्रैप्स मेटल्स एंड फॉर्म वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर रैपिडली एक्सक्रीटेड, ठीक है? ट्रैप करेगा मेटल को, और फिर वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर ये यूरिन या किसी की मतलब एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, जैसे डाइमर कैप्रोल, PaL, ठीक है? इन आर्सेनिक पॉइजनिंग। फिर डेसफेरोक्सामीन इन आयरन पॉइजनिंग। डेसफेरियोक्सामीन, ये याद रखना, आयरन पॉइजनिंग ये ब्लड वाले चैप्टर में आता है। डाइमर कैप्रोल ये तो भाई सच मैंने भी इतना ध्यान से नहीं देखा था, बट अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी समझ में आया कि ये जो डाइमर कैप्रोल आर्सेनिक पॉइजनिंग, ये तुमको एक MCQ में शायद मेरे ख्याल से कहीं तो आया है, अ, जो कि या तो मेरे पेपर्स में कहीं आया है, फिर प्रीवियस ईयर में कहीं आया है, तो ये आया है आर्सेनिक पॉइजनिंग का एक छोटा सा MCQ। तो डाइमर कैप्रोल या BaL जो आर्सेनिक पॉइजनिंग पे इसको देते हैं। फिर डी पेनिसिलामीन इन कॉपर पॉइजनिंग, कॉपर के लिए डी पेनिसिलामीन। तीन चीजें, डाइमर कैप्रोल या BaL किसके लिए? आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए, डाइफेरिऑक्सामीन ये आयरन पॉइजनिंग के लिए, और डी पेनिसिलामीन कॉपर पॉइजनिंग पे, ठीक है? फिर थ्रू एंजाइम्स, यहाँ पे एंजाइम, यहाँ पे भी रिसेप्टर की कोई बात नहीं कर रहे हैं, एंजियोटेंसिन
कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर सच एज कैप्टोप्रिल एनालोप्रिल इनहिबिटिंग एस। ये एस तुमको तुमने रास जब अगर 11th या 12th या फिर मतलब अभी रिसेंटली जब तुमने फर्स्ट ईयर पे पढ़ा होगा कि एस की बात करते हैं अपन, एस एंजाइम होता है जो कि तुमको ध्यान आ रहा हो, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे ये एक एक्ट करता है, रास आता है, वो रास बोल रहा हूँ, एस आता है, एसी लंग सिक्रीट करते हैं इसे, एंड फिर ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 2 एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर अपना एक्शन शो करता है। तो ये उसी को इनहिबिट कर रहे हैं, तो ये किसमें इनहिबिशन कर रहे हैं, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। हाइपरटेंशन में अपन क्या चाहते हैं, किसी के बंदे का एकदम ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी वेसल्स है, हाँ ये नॉर्मल वेसल्स है, ब्लड अगर ब्लड वेसल्स एकदम बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रिक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है जो फ्लो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। एक तरह से हाइपरटेंसिव स्टेट हो गई। मान लो इसी को तुमने ऐसे इतना गैप आ गया, नॉर्मल से इतना ज्यादा गैप आ गया, हाइपो क्या बोल सकते हैं इसे, ब्लड क्या, ब्लड प्रेशर को क्या बोल, हाइपरटेंशन को हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हो जाएगा एक तरह से सॉर्ट ऑफ। तो अगर तुम किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को एस इनहिबिटर दोगे तो उससे क्या होगा, हाइपोटेंशन। बट किसी हाइपरटेंशन वाले बंदे को जिसका बीपी पहले से बढ़ा हुआ है, तो उसको ये कोई बीमार, ये कोई गोली दे रहा, कैप्टोप्रिल एनालाप्रिल या जितिप्रिल वाले आते हैं, तो ऑब्वियसली से हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सब अभी तुम आगे भी पढ़ोगे। तो ये बेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट है, ये सारी चीजों का बेस है। एंड ये एक तरह से रिवीजन चैप्टर भी है, इसमें तुम्हारी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो सकती है अगर तुमने पहले से पढ़ा हुआ है तो, या अगर तुम पूरा कोर्स खत्म कर लेते हो उसके बाद फिर से पढ़, इस चैप्टर को पर्टिकुलरली एक बार रीड करते हो तो एटलीस्ट आई थिंक 40-45% फार्मा तो तुम्हारी नियरली मेरे हिसाब से तो टच हो जाती है सारी चीजों में, थोड़ी 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 थोड़ी। ठीक है, xanthine हाइपोxanthine ऑक्सीडाइज टू यूरिक एसिड बाय द एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज, ठीक है, इनहिबिटेड बाय एलोपिरिनॉल, एलोपिरिनॉल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट में, ठीक है, रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। ये भी क्वेश्चन, अब देखो ये वाला गाउट का क्वेश्चन अभी इसमें नहीं रखोगे तो तुमको कहाँ मिल जाएगा, अपने एनसेड्स वाले ऑटोकॉइड्स वाले चैप्टर में आ जाएगा ये। तो यही बोल रहा हूँ कि यार ये जो चीज है ना, ये सॉर्ट ऑफ बेस है, एंड इवन एक रिवीजन चैप्टर भी अपने आप में। तो जेंथीन से हाइपोजेंथीन बनता है, हाइपोजेंथीन से यूरिक एसिड, ठीक है। अब जब यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइपर यूरिसेमिया हो गया, और साथ साथ अगर बहुत क्रॉनिकली चल रहा है तो फिर वो डिपॉजिट होने लगता है कहाँ पे, जॉइंट्स में। जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है तो क्या होगा, तुम्हें दर्द देगा, सीधी सी बात है। जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो अगर कोई बंदा आया तुम्हारे पास बोल रहा है बहुत टाइम से मुझे जॉइंट में दर्द है, खास करके अगर वो बोले पैर, यानी पैरों में जो टो होती है ना, अंगूठा, पैरों में जो अंगूठा जो टो होती है, टो रीजन के आसपास में तुमको एक स्वेलिंग दिख रही है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, और सॉर्ट ऑफ एक यूरिक एसिड लेवल भी उसका बड़ा आता है सीबीसी कराने पे, ब्लड चेक, ब्लड सीबीसी, हाँ मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट क्यों करा रहे हो, सॉर्ट ऑफ एक ब्लड रिपोर्ट, ब्लड सैंपल जब तुमने भेजा और उसका यूरिक एसिड बढ़ा रहा है तो तुम्हारी सुई अपने आप उस साइड जाएगी, गाउट साइड में, ठीक है। तो ये भी वही बोल रहा है कि जेंथीन हाइपोजेंथीन, हाइपोजेंथीन से यूरिक एसिड, जेंथीन ऑक्सीडेज इसमें दोनों में एक्ट करता है, एलोपेरिनॉल इसको बंद मतलब रोक देता है, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देता है, तो ऑब्वियसली बात है यूरिक एसिड उतना नहीं बनेगा, सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। थ्रो आयन चैनल्स से जैसे कि सम ड्रग्स डायरेक्टली बाइंड टू आयन चैनल्स एंड अल्टर द फ्लो ऑफ आयंस, लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक सोडियम चैनल्स इन न्यूरोनल मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस लोकल एनेस्थीसिया। मतलब क्या कर लिया भाई इसने, जो अपने को तुम्हें पता है बॉडी में हर जगह चैनल्स होते हैं, ठीक है, हर एक सेल में एटलीस्ट, मैं नंबर तो नहीं बता सकता पर तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ कि यार सोडियम पोटेशियम चैनल तो होता ही होता है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपी, ये जो अलग अलग सोडियम कैल्शियम, ऐसे बहुत जमाने भर के जो चैनल्स होते हैं ना वो अपने सेल में होते होते हैं। तो उन चैनल्स का मेन, जैसे देखो कोई ड्रग आई वो डायरेक्ट उस चैनल पे जाके बाइंड कर गई, एंड उससे अल्टर हो गया, फ्लो ऑफ आयंस अल्टर हो गया, जैसे सोडियम को अंदर जाना चाहिए था, जैसे तुमने वो पढ़ा होगा ये अपना सोडियम जब अंदर जाता है डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन क्या बोल सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में अगर तुमको थोड़ा सा ध्यान हो, कि एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, फिर वो कैसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके मिलता है, ये सारी चीजें बेसिक था, तुमको अगर कनेक्ट कर पा रहे होगे बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो सोडियम चैनल, जब सोडियम अंदर आए, फॉर एग्जाम्पल सोडियम जैसे डिपोलराइजेशन के टाइम के लिए सोडियम का इन्फ्लक्स होना जरूरी है। अब मान लो सोडियम इन्फ्लक्स ही नहीं हो रहा, ऑब्वियसली डिपोलराइजेशन नहीं होगा, डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं होगा, और तुमको समझ में आएगा, फिजियोलॉजी अभी तक के तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी कि यार जो सॉर्ट ऑफ एक सिग्नल है, जो सॉर्ट ऑफ एक वो तुमने देखा है ना, क्या बोलेंगे ऐसे, एक्शन पोटेंशियल का जो फ्लो होता है सॉर्ट ऑफ, वो तुम्हारे ब्रेन तक के नहीं जाएगा या तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड तक के नहीं जाएगा, रिफ्लेक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो लोकल एनेस्थीसिया क्या कर देता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे थ्रू टू प्रोड्यूस लोकल एनेस्थीसिया। यहाँ के फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लोकल एनेस्थीसिया लगाया, यहाँ के सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए, सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए, तो अब मैं इसको टच भी कर रहा हूँ, सोडियम चैनल ओपन नहीं हो रहा है, तो मुझको इस एरिया एक तरह से सुन्न हो गया, ठीक है।
फिर थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज पर किस तरह से प्रोडक्शन पे फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्ट वैक्सीन दे दिया तुमने जैसे बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसमें तुम्हारा रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, ये सीधे गए इसने ब्लड मतलब ब्लड स्ट्रीम पे बी सेल को स्टिमुलेट किया एक तरह से कि भैया एंटीबॉडी बना दो। फिर ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू ट्रांसपोर्टर, जैसे कि एसएसआरआईज, ये तुम अब भी अगर नहीं भी ध्यान रख रहे हो तो सीएनएस में आने वाला है एसएसआरआईज, सिलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक रीअपटेक इनहिबिटर्स, सॉरी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एसएसआरआई बाइंड टू 5-HT ट्रांसपोर्टर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, इसको तुम सेरोटोनिन भी बोल सकते हो, हाँ 5-HT को सेरोटोनिन भी बोला जाता है। तो बाइंड टू 5-HT ट्रांसपोर्टर ब्लॉक कर देगा 5-HT, अब सेरोटोनिन रीअपटेक इनटू न्यूरॉन्स, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। तो आदमी डिप्रेस कब हो जाता है, जब सेरोटोनिन का लेवल उसमें घट जाता है, ठीक है। अब मान लो सेरोटोनिन की कमी है, ऑब्वियसली सेरोटोनिन की अगर तुम्हारे इसमें कमी हो रही है तो डिप्रेशन होगा। अब सेरोटोनिन जो थोड़ा बहुत तुम्हारे न्यूरॉन से बाहर निकल के, ठीक है, जो आसपास के गैप, क्या बोल रहे थे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, फॉर एग्जांपल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, ठीक है। अब वो सेरोटोनिन क्या है, एक तरह से एक न्यूरो है, ठीक है, एक न्यूरल मैसेंजर है। तो अब ये अगर नर्व के अंदर चलेगा, न्यूरॉन्स के अंदर चलेगा वापस, ठीक है, तो ये अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली सेरोटोनिन की वैसी कमी है, एक्शन शो नहीं हो रहा है, आदमी डिप्रेस हो गया। तो अगर क्या करे कि भाई इसको अंदर जाने ही ना दे, इसके घर के अंदर इसको घुसने ना दे, अब ये बाहर ही है, तो अब ये बाहर भटक रहा है तो भाई साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो थोड़े बहुत पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं उनसे उनके साथ बाइंड कर जाता है तो ऑब्वियसली सेरोटोनिन का एक्शन प्रोड्यूस होता है लेटर पाथवे में। तो उसी तरह से आदमी फिर डिप्रेस नहीं होता है, तो मतलब अपने पास क्या हो गया, सेरोटोनिन तो कम है, सेरोटोनिन अपन नहीं दे रहे हैं, पर अपन एक ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो कि उसको वापस रीअपटेक करने से उसको रोक देती है। तो यही उसका मैकेनिज्म है, यही चीज तुम अभी सीएनएस में फिर से पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, और फिर से मेरे को अच्छे से एक बार और बताना पड़ेगा। अभी तो मैं शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी में बताते जा रहा हूँ। अदर्स में जैसे ड्रग लाइक कॉल्चिसिन बाइंड टू ट्यूबुलिन प्रिवेंट माइग्रेशन न्यूट्रोफिल्स, छोड़ो। रिसेप्टर मीडिएटेड, अब रिसेप्टर की बात करते हैं, रिसेप्टर क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट ईदर ऑन द सेल सरफेस साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस व्हिच द ड्रग्स बाइंड एंड इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस सेलुलर चेंजेस। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, रिसेप्टर क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल सरफेस के अंदर होंगे, तो सेल सरफेस के ऊपर होंगे, ये सेल सरफेस में होंगे, सेल सरफेस के ऊपर क्या होता है, सेल ये जैसे सरफेस है, सेल सरफेस जैसे ये रिसेप्टर हो गया, फॉर एग्जांपल ऐसे रिसेप्टर हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब कि अंदर कहीं पे साइटोप्लाज्म में है, और न्यूक्लियस पे हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, देखो ये ड्रग्स प्लस रिसेप्टर एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। यही चीज तो अब भी थोड़े आने में जैसे इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा एएनएस में ये चीज आएंगी। तो कुछ टर्म्स बता रहा है, एफिनिटी नाम से समझ में आ रहा है कि भाई एबिलिटी ऑफ ड्रग टू गेट बाउंड टू रिसेप्टर, भाई कोई ड्रग किसी रिसेप्टर पे कितने अच्छे से या कितने जल्दी बाउंड कर सकती है, वो एफिनिटी कहलाएगी वो। फिर इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करते हैं, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कंबाइनिंग विद रिसेप्टर। की इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या बोलती है, सीधे सिंपल सा एफिनिटी देखिए, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कोई भी ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, मतलब प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कंबाइन रिसेप्टर के साथ जैसी बाइंड किया किसी ड्रग ने, इसके बाद ये जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है तो वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहलाती है उस ड्रग की। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये चीजें थोड़ा सा, एगोनिस्ट ये चार जो चीजें बता रहा हूँ, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ये कंफ्यूज कर देता है बहुत लोगों को, ठीक है। पहले एगोनिस्ट के बारे में देखो, एगोनिस्ट के बारे में पढ़ो। A drug that is capable of producing pharmacological action after binding to the receptor, बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी एगोनिस्ट की। क्या एगोनिस्ट क्या बोल रहा है, अ ड्रग दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। कोई ड्रग केपेबल है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो भी उसका एक्शन है, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल तुमने खाई, उसका एक्शन क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि भाई वो बुखार को कम करता है, ठीक है। आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद बाइंड होके, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एगोनिस्ट कहेंगे। हाँ, एगोनिस्ट हैज हाई एफिनिटी प्लस हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एगोनिस्ट की हाई एफिनिटी भी होती है, वो बाइंड भी जल्दी करता है रिसेप्टर के साथ, और उसकी हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब कि भाई जहाँ पे वो बाइंड कर रहा है उसके बाद वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी अच्छा सा खासा शो करता है। एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, देखो तुमको लगेगा एंटागोनिस्ट एक तरह से इसका उल्टा ही हो गया सॉर्ट ऑफ, तो चलो एक बार अच्छे से देखो। अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू इट्स रिसेप्टर और ब्लॉक इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड एन एंटागोनिस्ट। इट डज नॉट बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। एंटागोनिस्ट कोई इफेक्ट शो नहीं करता। एंटागोनिस्ट देखो, अभी एंटागोनिस्ट और इनवर्स में अभी तुम समझ जाओगे, क्या चेक करें।
एगोनिस्ट क्या है, सीधा सिंपल से रिसेप्टर के साथ बाइंड किया ड्रग और उसने अपना एक्शन जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो शो कर दिया, ठीक है। ये 2 ml से भी कम था यार, नशे नहीं कर रहा हूँ भाई, 2 ml से भी कम पी रहा हूँ, मेरे को बस गला बहुत दिक्कत कर रहा है बीच बीच में। अब एगोनिस्ट का तुमने हिसाब किताब देख लिया, एंटागोनिस्ट क्या करता है, एंटागोनिस्ट फॉर एग्जांपल तुमने कोई एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट यानी ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी में अपने आप एक एगोनिस्ट हो सकता है, एड्रेनालिन के जैसे एग्जांपल दिया, एड्रेनालिन तुम्हारी बॉडी में है, ठीक है, एड्रेनालिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, बिल्कुल होता है, ठीक है, तो वो ऐसा एगोनिस्ट काम कर रहा है, तुम बाहर से नहीं दे रहे हो, तुम्हारे अंदर ही बन रहा है। अब तुमने कोई ऐसी दवाई दी एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट जो कि एड्रेनालिन का एक्शन को रोकना चाहते हैं, ठीक है, उसको कम करना चाहते हैं, एंटागोनिस्ट दिया, एंटागोनिस्ट क्या करेगा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसेप्टर हो गया एड्रेनालिन के लिए, जैसे कोई रिसेप्टर है, तो ये भाई साहब एंटागोनिस्ट जो ड्रग दी अपन ने वहीं जाके उसके साथ जोड़ दी, अब पहले ही से किसी के साथ दामन बस चुका है, घर बस चुका है, तो बाहर से फिर दूसरा जो उसका हकदार आशिक भी होगा वो अंदर थोड़ी ना पाएगा, कि घर तो पहले बस गया ना, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट, अपन को ध्यान देना कि इस ड्रग ने मतलब एंटागोनिस्ट ने कोई इफेक्ट शो नहीं किया है बॉडी में, ठीक है, ये कोई अपने आप से कोई इफेक्ट शो नहीं कर रही है, ये सिर्फ जो इफेक्ट होने वाला है उसको रोक रही है, ये युद्ध कर नहीं रही है, ये युद्ध नहीं कर रही है, ये सिर्फ उस जो मारने आने वाला है ना, इट जस्ट लाइक समझ लो एक औरत है, एक बंदा है उसका, वो उसको मारता है, ठीक है, तुम आए, तुम उस औरत के साथ सिर्फ बैठे हो, तुम उसके साथ कुछ कर नहीं रहे, तुम उसके साथ बैठे हो, अब तुम उसके साथ जब तक बैठे रहोगे, तो वो जो तीसरा बंदा है उसका मर्द उसको मारने वाला था, वो मारेगा नहीं, ठीक है, तुम बस वर्दी पहन के बैठे हो, तुमने कोई इफेक्ट शो नहीं किया, तुम बस आके बैठ गए हो, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये हो गया एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कंसेप्ट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैज हाई एफिनिटी विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये तो तुम समझ गए होगे, प्रोड्यूसेस रिसेप्टर ब्लॉकेट, ब्लॉकेट कर दिया, ये सब काम की बात हो गई। पार्शियल एगोनिस्ट की बात करते हैं, पार्शियल क्या करेगा कि बाइंड टू द रिसेप्टर बट प्रोड्यूस इन इफेक्ट लेस देन दैट ऑफ एगोनिस्ट, मतलब कि भाई ये वही हो गया कि भाई जैसे अपना अभी एग्जांपल मैंने बताया, फॉर एग्जांपल भाई अभी जो एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, एक औरत है, उसका एक कोई मर्द है, मर्द उसको पूरी जम से हिट करता है, एकदम भयानक पीटता है, ठीक है, एंटागोनिस्ट भाई तुम आके बैठ गए थे, तुम आके बैठ गए तो उसने हिट नहीं किया, ठीक है, तुमने कोई इफेक्ट शो नहीं किया, तुमने उसको कुछ बोला नहीं, तुमने उससे लड़ा नहीं, बस वो तुम बैठे हो, औरत भी बैठी हुई है, तो उसने मारा नहीं, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट फॉर एग्जांपल, अब भाई ये बंदा जो है जो इस औरत को मारता है, ये छुट्टी पे गया है, तो इसका कोई भाई आ गया मान लो, ठीक है, इसका कोई छोटा भाई आ गया, बड़ा भाई आ गया, ये उस औरत को पूरी इंटेंसिटी से नहीं मार रहा है, बट कुछ हद तक के मार जरूर रहा है, ठीक है, भाई वाली आदतें थोड़ी सी आई है, मार जरूर रहा है, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत जम के, बट थोड़े कुछ हद तक के मार रहा है, ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट का कंसेप्ट यही है, has affinity, not high affinity, has affinity and less intrinsic activity, ये पिंडोलॉल ब्यूपेरेनॉर्फिन, ये भले याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर ये तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए पार्शियल एगोनिस्ट का। इनवर्स एगोनिस्ट की बात करते हैं, अब हमने 3 चीजें देखी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स, पार्शियल एगोनिस्ट। अब इनवर्स एगोनिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे बंदे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन कुछ काफी टाइम तक के मैं भी कंफ्यूज था इसमें। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, फुल एफिनिटी टुवर्ड्स द रिसेप्टर बट प्रोड्यूस इफेक्ट अपोजिट टू एन एगोनिस्ट, ये क्या करता है, इनवर्स एगोनिस्ट एगोनिस्ट के अपोज में काम करता है, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट पे ना बहुत ही मतलब क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटागोनिस्ट भाई साहब तो कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एगोनिस्ट का काम रोक रहे थे, इनवर्स एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, जुड़ने के बाद, ठीक है, ये अच्छे से जुड़ गए, इसके बाद अगर एगोनिस्ट फॉर एग्जांपल, एगोनिस्ट फॉर एड्रेनालिन की बात करते हैं, एगोनिस्ट एड्रेनालिन जैसे कि हार्ट को अपना हार्ट रेट बढ़ाता है, ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो अपन ने जब इनवर्स एगोनिस्ट ड्रग दी, वो क्या करेगी, वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हुई, रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होने के बाद ये भाई अगर एगोनिस्ट हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, तो ये इनवर्स एगोनिस्ट हार्ट रेट को घटाएगा, उल्टा काम कर रहा है, ये इफेक्ट शो कर रहा है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, समझे थे ना, वही औरत, औरत तुम पुलिस की वर्दी में और उसका मर्द, मर्द पीटता है, एगोनिस्ट फुल फुल दम से पीटता है, पूरा एगोनिस्ट कहलाया, थोड़ा उसका कोई भाई भाई या उसका कोई रिश्तेदार पीट रहा है उसको हल्के से, बट पीट जरूर रहा है, पार्शियल एगोनिस्ट। हाँ, तुम आके बैठ गए जब पुलिस की वर्दी में, तुमने कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ चाय पी रहे हो, तुम्हारे सामने औरत बैठी हुई है, और जो एगोनिस्ट है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तुम एंटागोनिस्ट कहलाए। और इनवर्स एगोनिस्ट क्या हो गया कि भाई कोई बंदा या मतलब तुम ही आए अपनी पुलिस की वर्दी उतार के, तुम उस औरत के साथ भाई बाइंड कर गए, जो भी बोलो, तुमने उसको मारा नहीं, तुमने उसको सहलाया आराम से, या तुमने उसको जो भी प्यार किया, फूल पत्ती जो गुलाब दे दिया, घास फूस बगीचा जो दे दिया,
तुम एज इनवर्स एगोनिस्ट कहलाए। तो ये जो 4 चीजें ना, इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैं बहुत मजाक-मजाक में निकलवा रहा हूँ ये, पर अब तुम जब इसको अगर अपने आस-पास के दोस्तों से पूछोगे तो काफ़ी लोग हो सकता है ना बता पाएँ। तो इसका ध्यान रखना इनवर्स एगोनिस्ट का। बेंजोडाइज़ेपिन्स इसका एक एग्जांपल प्रोड्यूस एंटी एंजाइटी एंड एंटी कंवल्सेंट इफेक्ट्स बाय इंटरैक्टिंग विद बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर्स, बट बीटा कार्बोलिन्स एक्ट एज़ इनवर्स एगोनिस्ट एज़ रिसेप्टर। ये इतना नहीं भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स एगोनिस्ट एफिनिटी है इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिटवीन 0 एंड -1, या तो 0 या -1, ये भी याद आ रहा है, बस ये कांसेप्ट तुमको अच्छे से आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, रिसेप्टर फैमिलीज की बात करते हैं। रिसेप्टर फैमिलीज कौन कौन से तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं? लिगेंडेटेड आयन चैनल्स हो सकते हैं, जैसे आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स बोलेंगे। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआरस, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो 4 तरह के रिसेप्टर हो गए, लिगेंडेटेड आयन चैनल्स या आयनोट्रोपिक, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, या फिर रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी कह सकते हो। लिगेंड गेटेड की बात करते हैं, एग्जांपल्स क्या है? निकोटिनिक एनएम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गाबा एंड ग्लूटामेट रिसेप्टर इन द सीएनएस। ये अभी तुम निकोटिनिक और ये सब जितना है, ये अभी एएनएस पे तुम पढ़ोगे जस्ट नेक्स्ट चैप्टर पे, बट इस पे तुमको एक आइडिया दे रहे हैं कि भाई लिगेंड गेटेड चैनल क्या होते हैं। तो बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू द आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर, एगोनिस्ट आया आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर पे जोड़ा, पोटेशियम चैनल ओपन हो, आयन चैनल ओपन हो गया। आयंस में कोई भी सोडियम आयन चैनल हो सकता है, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, क्लोराइड चैनल, ये सब ओपन हुए तो क्या हुआ? इन्फ्लक्स हो गया। इन्फ्लक्स के बाद या तो हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, डिपोलराइजेशन हो रहा है, टिश्यू का रिस्पॉन्स हो रहा है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्टेस्ट थ्रू दिस रिसेप्टर। तो तुमको इतना समझ में आ गया कि देखो यार, कोई चीज तुम जैसे टच करते हो ना, फॉर एग्जांपल टचिंग का सेंस बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू ये सब चीजें चल रही होती है कहीं ना कहीं। फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, मेटाबोट्रोपिक आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जीपीसीआर जो होते हैं, नाम से बता रहे हैं, जी प्रोटीन कपल्ड प्रोटीन, जी प्रोटीन कपल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, व्हिच कंट्रोल सेल फंक्शन विया एडेनाइलिन एडेनाइलिन साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी, आयन चैनल्स एक्सेट्रा। ये तुमने फिजियो फर्स्ट ईयर में तो जरूर पढ़ा होगा, और कुछ लोग ने नीट में भी पढ़ा होगा जिसने एक्स्ट्रा स्टडी की होगी तो। दे आर कपल्ड टू इंट्रासेलुलर इफेक्टर्स थ्रू जी प्रोटीन। जी प्रोटीन्स आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड हैव 3 सब यूनिट्स। तो ये कपल्ड होते हैं इंट्रासेलुलर इफेक्टर्स थ्रू जी प्रोटीन्स में। जी प्रोटीन्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव 3 सब यूनिट्स, अल्फा बीटा गामा विद जीटीपी बाउंड टू अल्फा सब यूनिट। इतना डिटेल में नहीं भी जाओगे चलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना कि कंफ्यूज कर देता है, नो डाउट। बट अभी जो एक बार सुन लोगे और जस्ट एक बार ऐसे रीड करोगे, तुमको समझ में आएगा कि कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं इसमें। जी जीपीसीआर क्या होते हैं? सीधा सिंपल से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यानी मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली बात है। और एक्ट कैसे कर रहे होंगे? कुछ चाहिए होगा ना, एकदम बाउंड है तो कहीं खुद तो मूव कर नहीं सकता है। एडेनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी, आयन चैनल्स, ये सब के थ्रू ये कंट्रोल कर रहे हैं सेल फंक्शन को। फिर ये देखो, एग्नेस दैट बाइट रिसेप्टर फर्स्ट मैसेंजर। हाँ, इट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन। तो ये सीधा सिंपल सा सबसे अच्छी बात शानबाग की, इसमें फ्लो चार्ट्स बहुत प्यारे नहीं है, तो थ्योरी तुम चाहो तो नहीं पढ़ते, बट फ्लो चार्ट से सारी चीजें आ जाती है समझ में। बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू रिसेप्टर, एगोनिस्ट आया, रिसेप्टर बाइंड किया, कपलिंग ऑफ जी प्रोटीन टू द रिसेप्टर, जीडीपी बाइंड टू अल्फा सबयूनिट एक्सचेंज, जीडीपी से जीटीपी बना। तुमको थोड़ा थोड़ा अगर जीडीपी फिर जीटीपी जाता है बन के। फिर डिसोसिएशन ऑफ जी प्रोटीन सब यूनिट्स फ्रॉम ऑक्यूपाइड रिसेप्टर्स, अल्फा जीटीपी आल्सो डिसोसिएट फ्रॉम बीटा गामा सब यूनिट। Alpha GTP and beta gamma subunits are released, bind to target enzyme channel. फिर stimulation of GTP is associated with alpha subunit, GTP से GDP, GDP से फिर ये बहुत लंबी भाषण है, ठीक है, मेरे को खुद इतनी इच्छा नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा दिमाग घुसाऊं इसमें, पर तुमको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाए कि भाई देखो, GS GI GQ और बीटा वाई, वो बीटा वाई बोल रहा हूँ, बीटा गामा, इस टाइप 4 तरह के वो जो जी रिसेप्टर्स ये हिसाब किताब चल रहे हैं इनका। GS जो हो गया एडेनाइल साइक्लेज से ये सॉर्ट ऑफ प्रमोट हो रहा है, प्रमोट होने के बाद क्या हो रहा है कि एक्टिवेट हो रहा है, और एक्टिवेट होने के बाद कैंप बढ़ गया। हाँ, या जस्ट बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रेनल साइक्लेज इसमें इनहिबिट हो गया, जीआई इनहिबिटरी, स्टिमुलेटरी था, इनहिबिटरी जीआई, ठीक है, ये जी कब जी इनहिबिटरी, एड्रेनाइल साइक्लेज इसमें क्या हो गया? इनहिबिट हो गया। इनहिबिट होने के बाद क्या हो गया? कैंप प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया, कैंप प्रोडक्शन कम हुआ, अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से स्मूथ मसल। ये तुम अभी जस्ट आगे एएनएस पे पढ़ोगे, अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा टू एंड बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, इस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग, तो उस हिसाब से चीजें चलती हैं। सेकंड, ये जी क्यू रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इसमें एक्टिवेट हुआ फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी से क्या हुआ?
ये आइनोसिटोल फॉस्फेट 3 या IP3 और DAG बढ़ गया, मस्कुलर रिसेप्टर्स, तो ये सारी चीजें आगे तुम अभी जस्ट देखोगे। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, ये क्या ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम, enzymatic activity in their intracellular portion, enzyme is mainly tyrosine kinase, receptor tyrosine kinase for insulin, epidermal growth factor, etc. blah. Binding of agonist to extracellular dominant receptors, dimerization of the receptor intensive kinase activate हो गया, फिर phosphorylation of the tyrosine residues on the receptor and other intracellular proteins. Phosphorylation हो गया of tyrosine residues on the receptor and other intracellular proteins. Activates intracellular signaling pathway, gene transcription और tissue response हुआ। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक पूरा हिसाब किताब बता रहा है ये। फिर ट्रांस मेम्ब्रेन जेनस काइनेस जे के स्टार्ट, ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर में तुमने अगर फिजियो पढ़ी होगी तो तुमको आराम से आ जाएगा, नहीं पढ़ी होगी तुम सोच रहे हो क्या सर पीटना पड़ेगा फालतू में। हम्म, हाँ तो कहाँ थे अपन, फिर जैक स्टैट, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन जेनस काइनेस और सिग्नल ट्रांसड्यूसन एक्टिविटी और ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर और साइटोकाइन्स ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा, these receptors do not have intrinsic, इन receptors में intrinsic enzymatic activity in the intracellular part, इन पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। On activation, they dimerize following by the binding to kinase in the cytoplasm. Phosphorylate tyrosine काम का नहीं है, छोड़ो अभी। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की बात करते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर सीधा सिंपल सा, जो तुमने स्टेरॉइडल स्टेरॉइडल जो तुमने वो देखी ना रिसेप्टर, नॉन स्टेरॉइडल स्टेरॉइडल हार्मोन्स के बारे में जब अपन बात करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये तुमने थायरोक्सिन हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके बाइंड होते हैं और उससे जो सिग्नल होता है, ये जैसे स्टेरॉइड्स बाइंड टू रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म, स्टेरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, migrate to nucleus, bind to specific site on the DNA, regulate protein synthesis response। तो ये सॉर्ट ऑफ तुमने उसमें देखा हुआ है यार, 11th की जो बुक थी उस पे डायग्राम बना हुआ है। अभी तुमने फर्स्ट ईयर पे जब फर्स्ट ईयर पढ़ के आए होगे तो यार उस पे तो ये डायग्राम तुमने देखा ही देखा होगा कि भाई कैसे न्यूक्लियर एक्टिविटी को चेंज करके भाई चीजें कंट्रोल में लाई जाती हैं। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर कैसे कैसे अप रेगुलेशन हो सकता है, इधर अप रेगुलेशन या फिर डाउन रेगुलेशन। अप और डाउन का मतलब क्या हो गया, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एगोनिस्ट इन डिक्रीज कर देगा रिसेप्टर नंबर सेंसिटिविटी को, डिक्रीज हो जाएगी ड्रग की एक्टिविटी, सिर्फ टॉलरेंस की बात हो रही है, एक तरह से टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। क्रॉनिक यूज ऑफ साइलब्यूटामॉल डाउन रेगुलेट्स बीटा 2 एड्रेनल रिसेप्टर व्हिच मे बी रिस्पांसिबल फॉर द डिक्रीज इफेक्ट ऑफ साइलब्यूटामॉल इन एस्थमेटिक्स। रिसेप्टर अप रेगुलेशन, प्रोलॉन्ग यूज एंटागोनिस्ट, अगर एंटागोनिस्ट को तुमने बहुत टाइम से प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हो, और ये एगोनिस्ट हो और एंटागोनिस्ट की पूरी कथा बताई थी, तो ये बहुत इजी हो जाना चाहिए समझने के लिए। एंटागोनिस्ट के तुमने बहुत टाइम से एंटागोनिस्ट को तुम इनटेक कर रहे हो, तो रिसेप्टर नंबर बढ़ जाएंगे, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ऑन सडन स्टॉपेज ऑफ द एंटागोनिस्ट, इंक्रीज रिस्पॉन्स टू एगोनिस्ट। मतलब कि फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन का तुम एंटागोनिस्ट बहुत टाइम से खा रहे हो या इनटेक कर रहे हो किसी भी ड्रग के फॉर्म में, अब क्या हो रहा है इससे, तुम्हारा अभी जो एड्रेनलिन का जो लेवल है वो एक तरह से कम हो गया, उसका इफेक्ट उतना शो नहीं हो रहा, तो रिसेप्टर का नंबर बढ़ गया। अब जैसे तुमने ये दवाई लेना छोड़ी, एंटागोनिस्ट वाली एड्रेनलिन एंटागोनिस्ट वाली दवाई तुमने लेना छोड़ी, उससे क्या होगा कि भाई जैसे अब बॉडी जैसे हल्का सा एड्रेनलिन सीक्रेट करेगी, तुम्हारा हार्ट रेट एकदम से शूट अप कर जाएगा, तुमको फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो हो गया, जो एक हाइपरटेंसिव स्टेट है, वो उसमें तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो ये वही रिसेप्टर का अप रेगुलेशन हो गया, रिसेप्टर का अप रेगुलेशन, रिसेप्टर बढ़ गए, ठीक है, और रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। तो ये चीज ध्यान रखना, when propranolol stopped after prolonged use, some patient experience symptoms, nervousness, anxiety, palpitation, as BP, tachycardia, blah blah blah, super sensitivity of, so super sensitivity या upregulation हो गया यहाँ पे, तो propranolol should not be used, discontinued abruptly, और यही चीज तुम अभी एएनएस पे भी जस्ट देखोगे, बीटा एक्टिनर्जिक ब्लॉकर्स पे, ठीक है। और ऐसे ही ये जस्ट यही सेम हिसाब किताब ना उस पे भी करते हैं, जब स्टेरॉइड्स को तुम चालू करते हो ना किसी पेशेंट पे, तो ऐसा नहीं स्टेरॉइड्स को तुम एक बार में ही पूरा चालू कर देते हो, उसकी डोज बढ़ाते हैं और उसको टेपर करके बंद करते हैं। टेपरिंग यानी कि भाई जैसे आज तुमने 5 mg स्टेरॉइड किसी किसी को प्रिस्क्राइब की, पाँच पाँच से फिर वो 3 करोगे या फिर 2.5 करोगे, 2.5 से फिर 1-2 दिन चलने दोगे, फिर उसको 1 mg कर दोगे, 1 mg का 1-2 दिन चलने दोगे, फिर 0.5, 0.5 से 0.25, या फिर उसके बाद से क्लोज करते, एकदम से नहीं करते, नहीं तो क्या हो गया, रिसेप्टर का अपरेगुलेशन हो सकता है और दिक्कत बढ़ सकती है। Dose dependent relation, this dose response, the simple pharmacological effect of a drug depends on the concentration site of action.
which in turn determine whether dose and drug administered. ये बहुत, इस पे मत जाना टेक्निकल चीजों पे, बस एक बार सुनते चल जाओ। हाँ, मेरी नींद भरी आवाज को अपने कानों में बसा लो और बस सुनते चल जाओ एक बार, अगर याद रहेगा तो काफी अच्छा है। इस पे इतनी चीजें नहीं आती, इस पे ये थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जाता है। प्रैक्टिकल्स हो गए और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे 2 नंबर का 2 नंबर में आ सकता है ऑब्वियसली, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे थोड़ा सा कम चांस है, बट देर इज अ चांस। अगर आउट ऑफ द ब्लू कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन, जैसे कुछ फ्रेम हार्ड तो नहीं बट थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन देना रहा तो यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग, काफी लोग को ये चीज नहीं आती, काफी लोग स्किप भी कर देते हैं। तो टाइप ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व, ग्रेडेड रिस्पॉन्स कर्व और क्वांटल डीआरसी, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। दिस कर्व एंड प्लॉटेड ऑन ग्राफ टेक अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लॉग डोज ये सिग्मोइड शेप देगा, हाइपरबोलिक इस तरह से होता है और एक सिग्मोइड ये। इसमें सीधा सिंपल सा, हाँ, इसमें सीधा सिंपल सा देखो क्या बोलना चाह रहा है, फिर आगे देखते जाओ। क्वांटल क्या क्या बोल रहा है, सर्टेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड बट ओनली कैन बी सेड टू प्रेजेंट और एक्शन ऑल और नन आर कॉल्ड क्वांटल। क्वांटल मतलब कि या तो करा रहे होंगे या फिर नहीं करा रहे होंगे, इसमें कोई सॉर्ट ऑफ ये नहीं क्वांटिफिकेशन, ठीक है, कि इतना डोज दोगे तो फिर ये चीज शो होगी। यहाँ पे ऐसा तुमने कि हल्की हमने 1 mg दिया फिर 10 mg ड्रग दी, उसने या तो एक्शन दिखाएगी या फिर नहीं दिखाएगी, तो क्वांटल ग्राफ क्वांटल डोज रिस्पॉन्स दिखा रही है। यही हिसाब किताब है कि जैसे तुम कोई ड्रग देते हो, जैसे ये ग्राफ देखो, तुम कोई ड्रग देने लगे, डोज देने लगे, डोज जैसे जैसे तुम बढ़ाते गए, रिस्पॉन्स बढ़ते गया, फिर एक टाइम आएगा जब तुम डोज बहुत ज्यादा बढ़ा भी दोगे ना, उसके बाद भी रिस्पॉन्स तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिसेप्टर पूरे भर चुके हैं। रिसेप्टर्स जो पूरे मतलब सॉर्ट ऑफ एक्ट कर रहे हैं, वो पूरे कर रहे हैं, अपनी मैक्सिमम 100% रिसेप्टर यूज हो रहा है, तो अब डोज बढ़ा के भी कुछ होने नहीं वाला। वहां पे ये जो क्वांटल डोज में क्या बोल रहे हैं, तुमने डोज बढ़ाया, ठीक है, और नंबर ऑफ रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्डर बढ़ते गए, जितने सारे डोज बढ़ाया रिस्पॉन्डर, फिर एक टाइम बाद क्या हुआ, डोज तुम बढ़ाते भी जा रहे हो, फिर रिस्पॉन्डर कम होते चल गए। ऑल और नन रूल पे अप्लाई हो रहा है क्वांटल डीआरसी, क्वांटल ड्रग रिस्पॉन्स कर। थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक इंडेक्स के बारे में मैंने तुम्हें एक सेफ्टी के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, एक सेफ्टी विंडो होती है सॉर्ट ऑफ, तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मीडियन लीथल डोज LD50 अपॉन मीडियन इफेक्टिव डोज ऑफ द ड्रग। LD50 क्या होता है, ये वही चीज, लीथल फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि दस ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, सॉरी मैं मिस्टेक कर दी, 10 ग्राम। मान लो मैंने 100 mg, 10 लोग थे, 100 mg की ड्रग मैंने सबको पकड़ाई, 100 mg पैरासीटामोल, बोला सब खाओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 400 mg खिलाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब मैंने 500 mg खिलाई, ठीक है, 500 mg मैंने 10 लोग को दी, तो लीथल डोज 50 और ये उसका फॉर्मूला है। तो higher the value of therapeutic index, the safer is the drug. Penicillin G has a high therapeutic index. Digitalis lithium phenytoin have narrow therapeutic index. सीधा सिंपल सा PI ये therapeutic index है, ये इसलिए होता है कि भाई अपन मेजर कर पाए, एक ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ आई थिंक बना है क्या, हाँ ये तो है ना, यही है देखो, यही बोल रहा है कि भाई ये 50% के हिसाब किताब है। अगर इस पे क्या हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, ए में क्या दिखाया, थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है, मीडियन, इस पॉइंट पे भाई इंसान टपक रहा है, तो ये जो इतनी बड़ी रेंज दिख रही है ना, ये थेरेपेटिक रेंज, तो ये थेरेपेटिक रेंज ही है जो कि अपन को डिसाइड करती है कि कोई ड्रग कितनी सेफ है। जितना ज्यादा थेरेपेटिक इंडेक्स, मान लो भाई कोई ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो डोज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया, मान लो अगर किसी को, मैं पिछले बार भी एग्जांपल दिया था कि 1 mg से मतलब 0.8 mg के बारे में बता रहे थे, 0.8 से 0.9 गया तो वो लीथल कहला जाएगा, 0.7 दिया तो भाई पता चला कुछ इफेक्ट ही शो नहीं हो रहा, 0.8 इज द मतलब एक नैरो, बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग, नैरो स्पेक्ट्रम वो हो गया, डोज हो गया। तो ये भी वही बात कर रहा है, ठीक है। ड्रग पोटेंसी की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पांस का पोटेंसी ऑफ द ड्रग, लोअर द डोज रिक्वायर्ड फॉर गिवन रिस्पांस मोर पोटेंट। तो ये तो भाई सीधी सी बात है कि भाई देखो, कोई एक ड्रग है जिस जो कि तुम 500 mg की कोई ड्रग लेते हो, ठीक है, 500 mg की तुमने कोई कैप्सूल ली, उसको खाने के बाद एक इफेक्ट आया और वही सेम इफेक्ट
ठीक है, 6 घंटे के लिए तुम्हारा बुखार उतर गया फॉर एग्जांपल। और वही सेम इफेक्ट तुमने कोई 10 एमजी की गोली खाई, अब हाँ ठीक है 10 एमजी की कोई गोली खाई, 50 एमजी की कोई गोली खाई, उससे भी तुम्हारा बुखार उतरा और उतनी ही देर के लिए उतरा जितना वो पहले 500 एमजी वाली गोली खाकर हुआ था। तो समझ गए ना कि भाई तो ये जो कौन सी ड्रग ज्यादा पोटेंट है, पोटेंसी किसकी सबसे अच्छी हो गई, बी वाला जो सेकंड केस मैंने बताया, सेकंड ड्रग 50 एमजी, वो ज्यादा पोटेंट हुई ना कि भाई उतना कम डोज लेने पे भी वो उतना अच्छा या उतना डिजायर्ड इफेक्ट शो कर रही है। तो ये जैसे वही बोल रहा है ना, जैसे पैथिडीन, मॉर्फिन 10 एमजी दे दोगे दर्द भाग जाएगा, पैथिडीन तुमको 100 एमजी तक देना पड़ेगा। तो ड्रग पोटेंसी, अलग अलग पोटेंसी की बात हो रही है। फिर आगे चलते हैं, relative potency, relative efficacy, drug efficacy की बात करते हैं। maximum effect of drug, morphine is more efficacious than aspirin as an analgesic। जैसे मॉर्फिन, अब ये वही बात कर रहा है कि एफिकेसी की बात। अब कोई चीज जैसे कि एस्पिरिन, एस्पिरिन खून को पतला भी करती है, ठीक है, और एस्पिरिन साथ साथ लो डोज में। तो क्या ये कहें कि भाई अब चलो एक काम करते हैं, सिर्फ पेन किलिंग के लिए सिर्फ एस्पिरिन को यूज करें, जबकि अगर मैं कहूँ कि उससे अच्छा मेरे पास उससे अच्छे एफिशिएंट ड्रग है कोई, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन है भाई, मॉर्फिन तुमने थोड़ा सा दिया, बंदा भाई फुल बेहोश चित्त हो गया, पूरा रिलैक्स हो गया, ठीक है, तो उसकी एफिकेसी ज्यादा हुई ना, मतलब सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज बोल लो, एफिकेसी बोल लो कि भाई कोई चीज कितना एफिशिएंट है। ये हिसाब किताब हो गया ड्रग एफिकेसी का। थेरेपेटिक रेंज के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया कि भाई क्या होना चाहिए, पूरा हिसाब किताब, रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग विच प्रोड्यूस डिजायर्ड रिस्पांस विद मिनिमल टॉक्सिसिटी। फिर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, कंबाइंड में क्या क्या हो सकता है, इधर या तो इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। किसी दो ड्रग को तुम मिला के दोगे तो या तो उसका इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है, एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव क्या इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी, एडिशन हो गया, कॉम्बिनेशन आइबुप्रोफेन एंड प्रेसिटमोल एज एनाल्जेसिक। पोटेंशिएशन, सुपरा एडिटिव, सुपरा एडिटिव क्या हो गया, enhancement of action of one drug by an another drug which is inactive is called potentiation। effect of drug A plus B is greater than effect of drug A plus effect of drug B। मतलब क्या कर दिया कि भाई ये थोड़ा सा ह्यूमन नेचर टाइप की पोटेंशिएशन वाली, कि भाई मान लो तुम अकेले बैठे हो, अकेले बैठ के तुमसे एक चैप्टर हो रहा था, ठीक है, अब एक दूसरा बंदा आया उसके साथ तुम बैठे, तुम दोनों के 3 चैप्टर हो गए, ठीक है, एडिशन नहीं हुआ। एडिशन अगर होता, मान लो एक बंदा है तुम्हारे सेम सेम लेवल का, तुम्हारा एकदम बोल लो तुम्हारा जुड़वा भाई, तुम 1 घंटे में एक चैप्टर करते हो, वो 1 घंटे में एक चैप्टर करता है, तुम अगर एक साथ एडिशन एडिटिव इफेक्ट दिखाते तो क्या होता है कि भाई दोनों मिले, दोनों ने मिलके अपना क्या बोल सकते हैं, अगर ये चीज 1 घंटे में तुम एक चैप्टर, ये एक घंटे में ये बंदा एक चैप्टर ये कर रहा था, टोटल तुमने 1 घंटा, तुम दोनों ने मिलके 1 घंटा लिया और 2 चैप्टर करके दे दिया, एडिशन हो गया। फिर पोटेंशिएशन में क्या बोल रहा हूँ, उसमें मान लो तुम भी एक चैप्टर करते थे, तुम्हारा ये जो भाई आया, दूसरा दोस्त आया, वो भी 1 घंटे में एक चैप्टर कर रहा था, तुम दोनों मिल गए। अब यहाँ पे सुपर एडिटिव इफेक्ट हो गया, इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीज रिस्पॉन्स है, पर यहाँ पे सुपर एडिटिव या फिर पोटेंशिएशन हो गया। पोटेंशिएशन में क्या, तुम दोनों को एक्चुअल में लॉजिकली क्या करना था, 2 चैप्टर तुम्हारे हो जाने चाहिए थे 1 घंटे पे, बट इतनी ज्यादा मोटिवेशन हो गई तुम्हारे अंदर, तुमने 3 चैप्टर कर लिए, ठीक है, पोटेंशिएशन हो गया। तो ये वही बोल रहे इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल जो है ना यही है सब कुछ, ये डिफाइन कर रहा है, इसमें इक्वल आता है, एडिटिव में इक्वल। तो फॉर एग्जांपल लियोडोपा, कार्बिडोपा, कार्बिडोपा, छोड़ो, सिनर्जिज्म की बात करते हैं। टू और मोर ड्रग administered simultaneously, their combined effect is greater than elicited by either drug alone। Two or more drugs administered simultaneously, ठीक है, their combined effect is greater than elicited by either drug alone। सॉर्ट ऑफ ये ए प्लस बी जैसे ही हो गया, ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। सल्फा मेथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, पायरिमिथामीन, सल्फाडॉक्सिन, जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे सल्फामेथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, ये ट्रिमोक्साजोल के अंडर कैटेगरी पे आती है। ये जो कॉम्बिनेशन है 1:4 के इसमें चलता है, ये तुम अभी एंटीबैक्टीरियल में पढ़ोगे तो इस पे इतना ध्यान, मतलब ये देखो टू और मोर ड्रग्स, जब दो इन दो को एक साथ देते हैं, फिर इससे जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है इन दोनों ही ड्रग्स से ज्यादा। तो ये पोटेंशिएशन जैसा है, थोड़ा थोड़ा पोटेंशिएशन जैसे ही जा रहा है, पर सिनर्जिज्म एक अपने आप में अलग एक टर्म है, ठीक है। डिक्रीज रिस्पॉन्स, डिक्रीज का क्या हो सकता है, ड्रग एंटागोनिज्म, डिक्रीज रिस्पॉन्स। एंटागोनिज्म पे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिक्रीज और एबोलिश इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। मैंने तुमको बताया था कि भाई तुम पुलिस की वर्दी में आके बैठ जाओगे तो रिसेप्टर पे हाथ नहीं उठाया जाएगा, ठीक है, हाथ नहीं उठाया जाएगा तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स डिक्रीज हो गया ना कि भाई
Physical antagonism, the opposing action to drugs is due to physical property, absorption of alkaloids by activity charcoal. इसको टर्म का बस ये ध्यान रखो, physical antagonism, chemical antagonism, फिर physiological functional antagonism. Functional में देखो एक चीज, अगर two drugs act as different receptor, blah 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 blah, histamine produce bronchoconstriction, ये सब भी छोड़ो. रिसेप्टर एंटागोनिज्म, रिसेप्टर में क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप इन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड रिवर्सिबली टू सेम साइड ऑफ द रिसेप्टर. इस टाइप का मस्कुलिनिक और एट्रोपिन मस्कुलिनिक पे जाके रुकता है. मॉर्फिन भी ओपियोइड पे जाके चिपकता है, और नैलोक्सोन इसका एंटागोनिस्ट जो है ये भी. तो अगर मान लो किसी को मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो गई तो उसको नैलोक्सोन, ओपियोइड पॉइजनिंग होती है ना, जैसे मॉर्फिन, मॉर्फिन किसी ने बहुत सारा इंटेक कर लिया तो उसको मॉर्फिन पॉइजनिंग हो गई. नैलोक्सोन दे रहे हैं, नैलोक्सोन क्या कर रहा है कि भाई इस ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, जिससे कि ये मॉर्फिन आगे अपना असर ना दिखा पाए. इक्विलिब्रियम कैन बी ओवरकम. ठीक है, ये ओवरकम रिवर्सिबल होता है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होता है एगोनिस्ट कंसंट्रेशन. एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन जैसे तुम बढ़ाओगे तो ये चीज ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टाइप का जो है ये ओवरकम किया जा सकता है. नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में एंटागोनिस्ट बाइंड टू द सेम साइट ऑफ द रिसेप्टर एज एगोनिस्ट, बट बाइंडिंग इज इरिवर्सिबल. बाइंड हो गया इरिवर्सिबली. जो नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्ट ड्रग थी, रिसेप्टर पे आई वो परमानेंटली बाइंड हो गई, तो एगोनिस्ट, अब सीधी सी बात है, अब एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन को कितना ही बढ़ा दो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमानेंटली बाइंड हो गया, उसने खराब कर दिया रिसेप्टर को. ये वही बोल रहा है. नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की बात क्या करते हैं अपन, अभी तो ऊपर कॉम्पिटिटिव देखे थे. नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बाइंड टू डिफरेंट साइट ऑन, ठीक है, डिफरेंट साइट ऑन द रिसेप्टर प्रिवेंट द एगोनिस्ट फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर. दूसरी जगह आके जोड़ का, ये तो वही मतलब फर्स्ट ईयर तो इसने पढ़ा है यार फिजियो, तो उसको तो काफी चीजें आ रही है समझ में. 11 12 की बेसिक चीजें, बेसिक चीजें बस थोड़ा सा शब्दों को थोड़ा सा अलग घुमा रहे हैं. मेरा गला एक तो, तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का एक ये डायग्राम बता रहा है. एगोनिस्ट प्लस कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट यहाँ पे आ गए, एगोनिस्ट से दिखता था और ये नॉन कॉम्पिटिटिव में बता रहा है. तो इस पे इतना अभी नहीं. फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, आई थिंक अभी 10 पेज बचे हैं ना. 10 पेज तो, 10 पेज से ज्यादा ही है आई थिंक. कमिटी 64. मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं पॉज करता हूँ इसे. तो कहाँ थे अपन, चलो है ब्रेक खत्म. फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि ड्रग रिस्पॉन्स को सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे अपन. तो इंडिविजुअल्स में ऑफन शो क्वांटिटेटिव वेरिएशन ड्रग रिस्पॉन्स. तो ड्रग फैक्टर्स क्या क्या होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है भाई, डिफरेंट रूट से डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है. क्वांटिटेटिव वेरिएशन, ओरल डोज ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली लार्जर देन इंट्रावेनस. ये मैंने पहले बताया था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और ये सब के चक्कर में कि भाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, पेट में यार एसिड वैसिड होता है उसमें कहीं सॉर्ट ऑफ उसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी जो है ड्रग की वो कम हो गई, और एनालिसिस फैक्टर, ये सब वही बात कर रहा है कि यार कौन सा ड्रग फॉलोइंग इंट्रावेनस, मैंने बताया था आईवी रैपिड में होता है. तो ड्रग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग, ड्रग फैक्टर्स क्या क्या होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, क्यूमुलेशन. क्यूमुलेशन को अपन आगे देखते हैं अभी. पेशेंट का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एज क्या है, बॉडी वेट क्या है, सेक्स क्या है, एनवायरमेंट क्या है, जेनेटिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल स्टेट, टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस. ये सारी चीजें तुम बहुत ही बेसिक बेसिक सी हैं, इस पे बहुत ज्यादा टाइम देना आई थिंक अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, ना ही जरूरत होगी यार. तुम इतने तो समझदार हो कि यार तुम खुद डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई एज का इफेक्ट, कोई बूढ़ा है तो कोई दवाई दोगे तो क्या उस पर जल्दी इफेक्ट होगा, लेट इफेक्ट होगा, या फिर कोई यंग इंसान एकदम कोई चाइल्ड है तो उस पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं. तो क्वांटिटी पे क्वालिटेटिव वेरिएशन क्या होगा, एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट रूट्स, एंटायरली डिफरेंट रिस्पॉन्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट रूट्स. एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में क्या बोल रहा है कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट को, एग्जांपल में मैग्नीशियम सल्फेट को ओरली तुम लोगे, परगेटिव परगेटिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है. ये सॉर्ट ऑफ मतलब एंटासिड जैसा इफेक्ट शो करेगा पेट में. पर पेरेंट्रली देखते हो
ठीक है, अगर तुम मैग्नीशियम सल्फेट को आईवी ड्रिप के थ्रू दोगे तो क्या होगा, सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा। सोच रहे हो ना, मुंह से खाया तो जीआई में, मतलब जीआईटी जीआईटी जो सिस्टम है उस पर इफेक्ट हो रहा है, पर वहीं पर आईवी डाल दिया तो आईवी में सेंट्रल यानी सीएनएस का डिप्रेशन यानी कि ब्रेन में जाके एक्टिविटी शो हो रही है। और लोकल एप्लीकेशन रिड्यूसेस एडीमा इन इन्फ्लेम्ड एरिया, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्शन शो कर रहा है एक ही सिंगल बंदा। तो क्वालिटेटिव वेरिएशन हो गया। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स, सी एडिशन, पोटेंशिएशन, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, ये सब तो अभी तुमने देख चुका है। क्यूमुलेशन की बात करते हैं, इफ द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग इज स्लो देन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन सच ड्रग विल बी रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। एक्यूमुलेट हो गई बॉडी में, एक्यूमुलेशन हो रहा है सर, ठीक है, कि मतलब यार मान लो तुम कोई ड्रग है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होती है, ठीक है, और तुम उसको रिपीटेडली बार बार एडमिनिस्टर किए जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो टॉक्सिसिटी शो करने लगेगी एक टाइम के बाद। पेशेंट फैक्टर पे एज, तो ये देखो यार, इस पे ना बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं कि जैसे ये डोज कितना क्या है। यंग्स फार्मूला, चाइल्ड्स डोज और ये डिलिंग्स फार्मूला, ये तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक कहीं मैंने नहीं देखा कि पूछते हैं उसे। शायद भूले भटके से मेरे को नहीं ध्यान है कि एक 2 नंबर पे भी कभी आया है या फिर किसी एमसीक्यू में आया हो। मुझे तो याद नहीं आ रहा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम पीजी एंट्रेंस में ज्यादा इसका काम पड़ सकता है, और पीडियाट्रिक्स में जब जाओगे ना, पीडियाट्रिक्स में तो ये चीज जरूर काम आएगी। अभी तक ध्यान रखो कि एज में अलग अलग एज, नियोनेट्स में क्या होता है यार, देखो लिवर और एक्सक्रीटरी फंक्शन पर किडनी इज नॉट फुली डेवलप, तो भाई जैसे क्लोरमफेनिकॉल ग्रे बेबी सिंड्रोम कराती है, ठीक है, और इन अडल्ट पेनिसिलिन जी बट इन्फेंट्स पेलास, तो ये वही बात है कि बच्चों में भाई अगर किसी ड्रग का एक्सक्रीशन स्लोली हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है तुम उसे अडल्ट डोज तो नहीं दोगे ना, कि अडल्ट में अगर 6 घंटे में तुम उसे रिपीटेड डोज देना था, बच्चे में हो सकता है 12 घंटे 24 घंटे बाद देना हो, तो ये पेशेंट का फैक्टर हो गया एक तरह से, पेशेंट फैक्टर में काउंट होगा ये वेरिएशन। फिर बॉडी वेट, बॉडी सरफेस, ये कि भाई कितना डोज देना है, तो बॉडी की बॉडी वेट अपॉन 17 टू अडल्ट एवरेज अडल्ट डोज। obese patient पे dehydration edema dose calculated on the basis of body weight is not appropriate. More accurate method is body surface area, इतना खोजने की जरूरत नहीं है इस पे। सेक्स की बात कर सकते हैं, ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स एंड क्लोनिडिन कैन कॉज डिक्रीज लिबिडो इन मेल्स, ठीक है। डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, मिल्क रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, फैटी मील इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिसोफ्लेविन, cigarette smoke induces hepatic microsomal enzymes and increases metabolism of drugs such as theophylline, so the drug dose of the drug administered may be inadequate in focus। तो ये भाई जीके वाली बात चल रही है कि दूध पियोगे फिर उसके बाद टेट्रासाइक्लिन खाओगे तो टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट उतना अच्छा शो नहीं होगा क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही होगी। फैटी मील को खाओगे, ग्रीसोफिल्विन ये एंटी फंगल एजेंट होता है, इसके साथ खाओगे तो इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा और इफेक्ट ज्यादा अच्छा शो होगा। ये जीके वाली बात। जेनेटिक फैक्टर में फॉर एग्जांपल स्लो एंड फास्ट फास्ट एसिटाइलेटर्स, स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटर्स, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका है तो इस पे मैं इतना टाइम नहीं देना चाह रहा। फिर मैलिग्नेंट एक्यूट पोर्फायरिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जैसे किसी को डेंजरस रिस्क इन बॉडी टेम्परेचर may occur especially when halothane succinyl choline combination is used due to genetic abnormality. In person with shallow anterior chamber or narrow atocorneal angle mydriatics में precipitate acute congestive glaucoma करा देंगे। क्यूमरीन एंटीक्लोरीन, मतलब भले ही डिटेल्स में नहीं पर मेन इतना जेनेटिक फैक्टर पे इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इस पे भी ये भी एक रोल प्ले करता है अपने आप में कि भाई सम पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू इनर डोसेज फॉर्म, प्लेसिबो पे भी भाई। प्लेसिबो देखो तुमको, प्लेसिबो का कंसेप्ट ये होता है कि भाई जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना साइकोलॉजिकली ऐसे सोचते हैं कि वो बीमार है, वो होते नहीं है, बस वो उनको लगता है कि वो बीमार है और ये दवाई लेने से वो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे गाँव में ये बहुत चीज तुम कॉमन प्रैक्टिस भी जब करोगे तब तुम देखोगे कि यार जो कभी कभार क्या होता है, गाँव पे कोई आएगा और तुमको बोलेगा मुझको ड्रिप चढ़ा दो, भले ही उसको कुछ नहीं है, तो तुम फिर उसे ड्रिप दे रहे हो, ठीक है। अब तुम उसे, अब ऑब्वियसली ड्रिप में अगर कुछ डाल दोगे पता चला उसके दिमाग कुछ दिक्कत हो गई तो ऑब्वियसली और एक नई मुसीबत। तो तुम पता चला एक नॉर्मल सलाइन लिए उस पे एक विटामिन बी 12 का इंजेक्शन दे दिए, या बी मतलब विटामिन सी बी जो भी है, और उसको चढ़ा दिए। उसके बाद तुमने कहा कि अच्छा ठीक लग रहा है, वो कहेगा हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वो। ऑब्वियसली तुमने कुछ एक्चुअली में कुछ किया नहीं है, बस तुमने उसको एक ऐसा भ्रम दे दिया। ये एक डमी मेडिकेशन, ये देखो ना प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, डमी मेडिकेशन हैविंग नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, उसका इफेक्ट प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे शुगर टैबलेट्स एंड डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्शंस आर यूज्ड एज प्लेसिबोस। यूजेस क्या होते हैं, रिलीफ ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम लाइक एंजाइटी, हेडेक, ट्रेमर्स, पेन, इंसोम्निया। जैसे कभी कभी एंजाइटी क्या होता है यार, ये ऐसा नहीं क्लिनिकली होती है, बहुत बार ये होता है नॉन क्लिनिकल एंजाइटी होती है, मतलब
तुम्हारे ब्रेन में सब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सब कुछ सही लेवल पे है, पर तुम्हें अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार नहीं ऐसा है वैसा, ऊपर तो थोड़ा ऊटपटांग सा लग रहा है दवाई। तो तुम डॉक्टर के पास गए, उसने प्लेसिबो दिया तुमको कि भाई एक काम कर, तो ये दवाई एक हफ्ते तक के खा, उसके बाद देख। अब पता चल तुम दवाई खा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में से मैं दवाई तो खा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मैं दवाई खा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग रिस्पॉन्ड करता है हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है। सॉरी। हाँ, तो यही है कि भाई ड्रग फैक्टर क्या है, डॉक्टर फैक्टर। पैथोलॉजिकल स्टेट में जैसे जीआई डिसऑर्डर, ए क्लोरहाइड्रेट रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग्स इन स्टमक एंड causes their ionization, malabsorption syndrome, absorption syndrome reduced, GI disorder, liver disease, renal failure, ये सब फैक्टर्स ही हैं पे। एब्जॉर्प्शन आयरन फ्रॉम द गट इज इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सीरीज बात है आयरन की डेफिशिएंसी भाई, जरूरत है तो वो जल्दी ज्यादा एब्सॉर्ब हो। टॉलरेंस, इट मींस larger doses of drug to produce a given response, needs to consumption of it in long time। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये चीज देख सकते हो। एक होता है नेचुरल टॉलरेंस और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में सबसे पहले बात करें तो इट डेवलप सम रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ ड्रग, तुमने बार बार कोई ड्रग लेते गए लेते गए लेते गए। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था रिसेप्टर अप रेगुलेशन के बारे में। तो मान लो कोई ड्रग तुमने लेते गए एंड सॉरी डाउन रेगुलेशन के बारे में। तो क्या होगा, रिसेप्टर का नंबर डिक्रीज हो गया, अब तुम्हें और ज्यादा नंबर, अब तुम्हें ड्रग का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके तुम वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स पाओगे। तो ये एक्वायर्ड टॉलरेंस पे आ गया। नेचुरल में क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड रिड्यूस या फिर लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। तो नेचुरल टॉलरेंस है सॉर्ट ऑफ जैसे बैक्टीरियाज में भी होता है ना, वैसे अपनी स्पीशीज टॉलरेंस, रेशियल टॉलरेंस, सम स्पीशीज ऑफ टॉलरेंस सर्टेन ड्रग्स। रैबिट कैन टॉलरेट लार्ज डोज ऑफ एट्रोपिन, बहुत बड़ी बात कर दी। रेशियल टॉलरेंस की बात करते हैं, सम सर्टेन ड्रग्स, जैसे कि ब्लैक पीपल्स जो होते हैं, जो ब्लैक स्किन पीपल टॉलरेंट टू मिट्रियाटिक्स, तो ये जेनेटिक्स भी यहाँ पे प्ले होता है कहीं ना कहीं, और नेचुरल टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। जैसे कि अब ये मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, तो कैसे कैसे टॉलरेंस डेवलप हो सकता है। फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस, ये क्या है, it is to reduced concentration of the drug at the site of action, may be result as a result of decreased absorption, increased metabolism and excretion. Rifampin induced metabolic enzymes are already contraceptive enhance their metabolism lead to contraceptive failure। फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस हो सकती है, फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस हो सकती है, यानी फंक्शनल। फंक्शनल में क्या हो जाएगा, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर और डिक्रीज इन द रिसेप्टर कवर्ड सिग्नल ट्रांसक्शन। एक तो मैंने अभी यही बताया था इसके बारे में, फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक टॉलरेंस भी हो सकती है। काइनेटिक में क्या क्या हो गया कि भाई एब्जॉर्प्शन ही कम हो रहा है, ठीक है, तो अब तुमको ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग लेनी पड़ रही है। फिर या फिर मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ चुका है, तो फिर तुमको ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग लेनी पड़ रही है उतना ही एक्शन, मतलब उतना ही रिस्पॉन्स पाने के लिए। या फिर एक्सक्रीशन बढ़ गया है, बाहर ही जाते जा रही है, तो तुमको फिर अच्छी खासी ड्रग लेनी पड़ रही है, ताकि तुम वो जो इफेक्ट है वो डिजायर्ड इफेक्ट तुम गेन मतलब एक्वायर कर पाओ एंड मेंटेन कर पाओ। क्रॉस टॉलरेंस की बात करते हैं। क्रॉस टॉलरेंस अपने आप में ये तुमको माइक्रो में भी आएगा। क्रॉस टॉलरेंस, द phenomenon of tolerance exhibited by closely related drugs is called cross tolerance। क्या हो गया कि भाई, जैसे कि ईथर और अल्कोहल, या फिर अमंग ओपियोइड्स अमंग नाइट्रेट्स, इसमें तुम एक ड्रग खा रहे हो और दूसरी ड्रग खा रहे हो। द phenomenon tolerance exhibited by क्रॉस टॉलरेंस, काम करता हूँ ना इसको तुम अभी मत इतना घुसो मत। क्रॉस टॉलरेंस तुमको कहाँ पे मिलेगी, एंटी माइक्रोबियल पे देखने को मिलेगी। मैं चाहूँ तो अभी दिखा सकता हूँ, बट अभी सिर्फ नाम देख लो, क्योंकि नहीं करना चाहिए। क्रॉस टॉलरेंस बस इतना देखो कि फिनोमिना ऑफ टॉलरेंस एग्जिबिटेड बाय क्लोजली रिलेटेड ड्रग्स इज कॉल्ड क्रॉस टॉलरेंस। मतलब कि भाई अ, तुम ओपियोइड कैटेगरी में जैसे कोई दो ड्रग्स है, ए और बी। ए को तुमने खाया तो ए को ए को तुमने इनटेक किया, तो उससे क्या हो गया, तुमको टॉलरेंस डेवलप हुई बी के लिए भी। और बी को तुमने खाया तो तुमको बी के लिए टॉलरेंस डेवलप हो ही रही है, साथ साथ ए के लिए भी हो गई। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ड्रग ए और ड्रग बी है। ड्रग ए को जैसे ही तुमने इनटेक किया बहुत बड़े अमाउंट पे, तो ड्रग ए की टॉलरेंस तो डेवलप हुई हुई, साथ साथ उसका जो एक जुड़वा भाई है ड्रग बी, उसकी भी टॉलरेंस डेवलप हो गई, एंड द वाइस वर्सा इज हैपनिंग। तो ये क्रॉस टॉलरेंस कहला गई एक तरह से। क्रॉस टॉलरेंस की एक सॉर्ट ऑफ सिंपल एग्जांपल है। टैकीफाइलैक्सिस क्या बोल रहा है, रैपिड प्रोटेक्शन एक्टिव टॉलरेंस, रिपीटेड यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स शॉर्ट इंटरवल। टैकीफाइलैक्सिस और एक्टिव टॉलरेंस, शॉर्ट इंटरवल पे अच्छा खासा सर्टेन रिपीटेड यूज किया गया, तुम एक
किसी भी ड्रग का, तो रैपिड डिक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑब्वियसली। तो इससे ये क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग कॉज ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर से रिडक्शन इन द रिस्पॉन्स। ड्रग डिपेंडेंस की बात करेंगे अब आगे। तो ये देखो रिस्पॉन्स, ये देखो टैकीफिलैक्सिस का ये ग्राफ होता है। ये वैसे प्रैक्टिकल में पहले पूछ लेते टैकीफिलैक्सिस क्या होता है। टैकीफिलैक्सिस ऑब्वियस सा सिंपल सा हिसाब किताब है कि भाई रिपीटेड ड्रग का एक्सपोजर या रिपीटेड ड्रग इनटेक इन शॉर्ट इंटरवल cause the pharmacological response to get decreased। ये मेरी सॉर्ट ऑफ खुद से डेफिनेशन मैंने अभी तुमको एक बता दिया, बट तुम समझ गए कि यार तुम चाहो तो रट सकते हो, नहीं तो अभी तुम अपनी भाषा में तुम बता सकते हो कि रैपिड डिक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये अब ड्रग इंटरेक्शंस की बात करते हैं। एक सेकंड, ये पूरे हो गया क्या? ड्रग इंटरेक्शंस की बात करते हैं। टू और मोर ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली, तो मे बी अल्टर्ड बाय अनदर ड्रग इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी और इन विवो। ड्रग इंटरेक्शन या तो इन विट्रो यानी कि बाहर हो सकते हैं बॉडी का, और इन विवो यानी कि इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी फार्माकोकाइनेटिक भी हो सकते हैं और फार्माकोडायनामिक भी हो सकते हैं। काइनेटिक में चार चीजें होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन पे अभी आगे बात करें। मैकेनिज्म एक्शन पे कुछ चेंजेस आ गए, या फिर एडवर्स इफेक्ट पे बढ़ गई, या फिर एडवर्स इफेक्ट काउंटर बैलेंस हो गए। तो ये सब चीजें आती हैं इसमें। Result of incompatibility physical of a drug when two or more drugs are mixed in the same syringe, IV fusion, they will precipitation or inactivation। मतलब सेम, मतलब मान लो यार एक तुमने एक सिरिंज ली, उसमें एक ड्रग पहले से थी, दूसरी ड्रग भी उसमें डाल दी। अब पता चला इंट्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ कि प्रेसिपिटेट हो गई। हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट हो गए, तो ऑब्वियसली अब उसको तो मतलब इंजेक्ट नहीं कर सकते, इनएक्टिवेट हो गई। तो फेनिटोइन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। तो ये इसमें एग्जांपल फेनिटोइन को इसके साथ नहीं, डेक्सट्रोज के साथ नहीं, डेक्सट्रोज एम्पिसिलिन के साथ नहीं देंगे। फिर जेंटामाइसिन कार्बेनसिलिन शुड नॉट बी गिवन द सेम इन्फ्यूजन, लॉस ऑफ पोटेंसी हो जाएगी। तो ये सॉर्ट ऑफ वही जी के जनरल नॉलेज वाली बात हो गई। फार्माकोकाइनेटिक्स का बात करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एंटासिड्स, देखो यहाँ पे ना, मैं तुमको इस पे अगर आता है कि नहीं, नहीं तो आई थिंक जीआईटी सिस्टम पे एक बहुत अच्छा इंट्रैक्शन होता है कि आई थिंक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई एक है जो कि डायरिया कॉज कराता है, कोई एक है जो कि सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन कराता है। तो जब दोनों को एक साथ देते हैं तो काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं ना काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। तो तुम आगे पढ़ोगे, अभी मैं भी बताऊंगा। ये जीआई में आएगा वैसे, जीआईटी सिस्टम में। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में क्या बता रहा है, एंटासिड्स ये एल्युमिनियम इंटरफियर विद द एब्जॉर्प्शन टेट्रासाइक्लिन्स forming unabsorbable complex with it. Some drugs with affect absorption of other drugs by altering GI motility. Metoclopramide increases the rate of gastric emptying and promotes absorption of aspirin. Right. फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्या क्या एब्जॉर्प्शन का देख लिए, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक में एंटासिड्स को जैसे कि टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं देते, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, अनएब्सॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स। कोई मतलब ही नहीं रहा उसको देने का। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंटरेक्शंस। मोर देन वन ड्रग बाइंड टू द सेम सेट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में। सर्टेन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द अनबाउंड ड्रग, ठीक है। फिर से रिपीट नहीं करूंगा। मेटाबॉलिज्म, किस मान लो कोई एक ड्रग है जो कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उससे दूसरे ड्रग पे भी असर पड़ेगा, इंक्रीज कर रहा होगा। मान लो कोई ड्रग ए है, वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रही है, ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर रही है, और सेकंड जो ड्रग है वो आई, या तुमने उसको साथ में दिया तो पता चला वो जल्दी टूट के निकल गई साथ में, तो पूरी तरह से एक्शन शो नहीं कर पाई। या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है कि डिक्रीज हो गया, एंजाइम इनहिबिशन हो गया, तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो गया। तो इसी तरह से इसका एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। एरिथ्रोमाइसिन कार्बामेज़ेपिन इंक्रीज टॉक्सिसिटी। एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट कर रहा है मेटाबॉलिज्म, एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट कर रहा है मेटाबॉलिज्म एंजाइम ऑफ कार्बामेज़ेपिन को ऑब्वियसली। एक्सक्रीशन की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द किडनी सैलिसाइलेट प्रोपेनिसिटी डिक्रीज रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। तो ये सारी चीजें यार, ये सब ड्रग इंटरेक्शंस सबके दिए रहते हैं। शानबाग में तो खासकर दिए हुए हैं। पढ़ते जाओगे कुछ कुछ ऐसे सारे तुमको याद नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। मेन मेन जो चीजें वो मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, एक साथ याद करने की कोशिश मत करना, थोड़ा 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 याद करते जाओगे, हो जाएंगी चीजें। फिर फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस, तो ये सब पूरा इंटरेक्शन की बात हो गई। अब पूरा जो ज्ञान की बातें है ना, अब देखो
फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन से तुम समझ ही गए होगे कि भाई फार्माकोकाइनेटिक्स सबसे ज्यादा मेन हो जाता है। फार्माकोडायनामिक में ये हो जाता है कि ड्यू टू एक्शन ड्रग्स ऑन द रिसेप्टर फिजियोलॉजिकल सिस्टम मे रिजल्ट एट रेयर सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स। वही चीज आ गई फिर से बार बार घुमा फिरा के। हाँ, result in harmful interaction may result in harmful effect, enhance nephrotoxicity seen in concurrent use of immunoglycocytes and amphotericin B। बेनिफिशियल इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है और हार्मफुल इफेक्ट भी। जैसे बेनिफिशियल में लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं पार्किंसोनिज्म में। लीवोडोपा सीएनएस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डोपामीन में कन्वर्ट होता है। ठीक, और कार्बिडोपा एक पेरिफेरल इनहिबिटर है। ठीक है, ये तुम पार्किंसनिज्म सीएनएस में भी पढ़ाऊंगा, तो तुम वहां पे अच्छे से समझोगे। तो लीवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन क्यों देते हैं, बेनिफिशियल होता है इसलिए। अब यहाँ से जो हिसाब किताब है ना, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन और ये जमाने भर की चीज है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, सच मेरा मानना है। क्योंकि मैं अभी जब प्रैक्टिकल्स ये रिसेंटली जितने भी, वहां पे यहाँ से चीजें ज्यादा पूछी जाती है, मतलब डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ क्या क्या इस पे थ्योरी में इतना ज्यादा तो आई थिंक मैंने नहीं देखा इसको, कि रैशनलिज्म। हाँ ये, अब देखो ये पूछते हैं कि भाई जैसे क्वेश्चन होता है कि गिव द रैशनल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, या जैसे गिव द रैशनल ऑफ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा इन पार्किंसोनिज्म। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई तुमको बताना है कि भाई क्यों जरूरी है या क्यों बेनिफिशियल है लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन एक साथ देना पार्किंसन डिजीज में। तो वो रैशनल हो गया, वो एक अलग चीज है। ये जो हिसाब किताब रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन जमाने भर का, कि पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएटली, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तुम खुद पढ़ते जाओ साथ साथ। मैं इस पे बहुत ज्यादा आई थिंक इसको स्किप करना मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, बट फिर भी मैं एक बार घुमा लेता हूँ नजरें, ताकि तुम भी देख लो। देखो, राइट ड्रग, रैशनल यूज क्या है कि भाई राइट ड्रग राइट डोज में राइट ड्यूरेशन पे राइट कॉस्ट, सीधे से अच्छे मतलब इफेक्टिव कॉस्ट, राइट कॉस्ट टू द राइट पेशेंट। मतलब इसका सीधा सिंपल सा कहने का ही मतलब यही है। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन तुम पढ़ते रहो, पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट to their clinical needs in doses that meet their own individual requirement for an adequate period of time at lowest cost in them। मेन क्या है, राइट ड्रग राइट डोज पे राइट ड्यूरेशन पे राइट कॉस्ट पे राइट पेशेंट को। इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग कि भाई, अब ये तो कि भाई किसी को तुमने कोई ड्रग ऐसी बैन हो चुकी है, तुम उसको वो बोल रहे हो वो खाओ। या फिर इरेशनल कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था कि यार ऊपर भी, या इरेशनल कॉम्बिनेशन क्या, एम्पिसिलिन क्लॉक्सिसिलिन फॉर स्टाफाइलोकोकल इन्फेक्शन, नॉट अ गुड आइडिया। Prescribing expensive medicines unnecessarily when cheaper, equally effective drugs are available। पॉलीफार्मेसी कि भाई तुम 10 गोली एक साथ खा लो, ये irrational प्रिस्क्राइबिंग के एग्जांपल्स हो गए कि भाई समझ रहे हो, अननेसेसरी यूज को कर रहे हो ड्रग्स का। अंडर यूज ऑफ ड्रग्स, नॉट प्रिस्क्राइबिंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक्यूट डायरिया। तो ये पढ़ लो, ये जीके वाली बात है। हजार्ड्स क्या हो गए, थेरेप्यूटिक फेलियर हो सकता है, एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन बढ़ गए, या इंसिडेंस या चांसेस बढ़ जाते हैं, इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे बड़ी चीज होती है, पता है एक डॉक्टर के लिए ना आज की डेट में सबसे बड़ा डेंजर का हिसाब किताब क्या है। वो पहला तो मतलब ऑब्वियसली यार, ये फालतू के जो वायलेंस होता है उससे तो डर लगता है सामने वाले को, नॉर्मली डॉक्टर्स को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ज्यादातर। बट उससे भी ज्यादा अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि भाई तुम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, ऐसे सर्दी खांसी लेकर आ रहे हैं लोग, कि भाई तुम उसे ड्रग दिए, खा रहे हैं, बीच में छोड़ दिया, धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैदा हो गया, रेजिस्टेंस पैदा हुआ तो पता चला कि यार वो इतना ढीठ हो गया कि नॉर्मल दवाई से जा ही नहीं रहा। ये एक दिक्कत हो जाती है। इनकेस इन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ गया, फाइनेंशियल बर्डन सोसाइटी, लॉस ऑफ पेशेंट्स फेथ इन द डॉक्टर, तो इसमें भाई अब ऑब्वियसली तुम्हारी कुछ गलती हो गई। जैसे कि अगर तुमने ही पॉलीफार्मेसी है, तुमने उसको महंगी दवाई बोल दी, तो कहेगा कि अरे यार कैसे हरामखोर डॉक्टर है, मेरे को 40 रुपए की दवाई भी मिल रही थी सेम इफेक्ट करने के लिए, और 400 450 की दवाई लिखकर दे दिया। तो ये धंधा चलाने वाली बात। रैशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या है, डायग्नोसिस इज टू बी मेड, डायग्नोसिस बना हुआ हो, प्रॉब्लम डिफाइंड हो, थेरेपेटिक गोल्स क्या है अचीव करने हैं, राइट ड्रग कौन सी होगी, उसका डोज रूट ड्यूरेशन ट्रीटमेंट हैज टू बी सिलेक्टेड, कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन लिखो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दो सामने वाले को, थेरेपी को मॉनिटर करो, ये सब। एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट के बारे में एडीआर और एई, तो फिर वही है कि भाई इनके डेफिनेशंस को देख लो, अच्छे से पढ़ लो। और टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये थोड़ा सा काम की चीज है, इसको मैं तुमको बताता हूँ। ADR का any response which is noxious, unintended, or and which occurs at doses normally used in doses normally क्या है, doses normally
यूज्ड इन ह्यूमंस फॉर प्रोफिलैक्सिस, डायग्नोसिस, थेरेप्यूटिक डिजीज और मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है एडीआर एडवर्स रिएक्शन की भाई नॉर्मल डोज पे तुमने ड्रग को दिया और उसका और नॉक्सियस अनइंटेंडेड कोई एक्शन शो हो रहा है। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट क्या बोल रहा है कि यानी untoward medical occurrence that may present during treatment with the pharmaceutical product but which does not necessarily have causal relationship with the treatment। एडवर्स इफेक्ट अलग चीज हो गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स इफेक्ट क्या बोल रहा है कहीं ना कहीं कि भाई कोई भी ऐसी, फॉर एग्जांपल तुमने दवाई खाई, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई दवाई खाई और उस बीच में तुमको कोई रैश हो गया। ठीक है, अब वो रैश ऐसा है कि उस ड्रग की जब रिसर्च हुई है पूरा, उसमें कोई स्किन रैश कहीं पे भी नहीं आया था। पर ये इफेक्ट कहीं न कहीं तो एक कैज़ुअल रिलेशनशिप बन रहा है कि मैं ट्रीटमेंट चल रहा था और उस बीच में मेरे को ये हुआ। तो ये एक तरह से एडवर्स इफेक्ट कहलाएगा। तो बहुत ज़्यादा अ, कोई एकदम ऐसी बाउंड्री सी नहीं है। बहुत बार ये हो जाता है कि यार इंटरचेंज कर लेते, इन इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, जो कि ऐसा टेक्निकल पॉइंट से तो गलत है क्योंकि अलग-अलग डेफिनिशंस हैं कहीं न कहीं। बट करते हैं इन जनरल नॉर्मल डेली लाइफ में। तो फिर यही बात है कि यार ये प्रैक्टिकल पर्पस से ज़्यादा मैटर करता है कि भाई तुमसे कोई एक्सटर्नल आके पूछे कि एडीआर और एडवर्स इफेक्ट में फ़र्क बताओ, तो तुम कहोगे नहीं ये तो सेम होते हैं। नहीं, सेम नहीं होते, पूरी तरह से सेम नहीं होते। तो ये डेफिनेशन की बात करना चाह रहा है। टाइप ऑफ एडवर्स रिएक्शन क्या-क्या हो सकते हैं? प्रेडिक्टेबल रिएक्शन है, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इससे ये चीज़ होगी। अनप्रेडिक्टेबल है, बी से टाइप बी या बिज़ार, भाई ये तुमने नॉन डोज़ रिलेटेड अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन टू द ड्रग, तो ये कुछ भी आ सकता है इसमें अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल में साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट कि भाई कोई दवाई ले रहे हो उसके साथ-साथ ड्राइनेस ऑफ माउथ भी हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन भी हो रहा है, ये सब हो रहा है। सेकेंडरी इफेक्ट में कि भाई प्राइमरी ऑप्शन रिजल्ट इन अदर इफेक्ट कि भाई तुमने अब जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए तुमने, ठीक है, उससे इम्यूनोसप्रेशन हुआ, इम्यूनिटी कम हो गई। मान लो किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, ट्रांसप्लांट पे अपन क्या देते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट में फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, उससे इम्यूनिटी डाउन हो गई। इम्यूनिटी डाउन हो गई तो एक दिक्कत क्या हो सकती है? पता चला कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, वो आके तुम्हारे शरीर में अ, बस गया है साला, अब वो उसकी एक अलग दिक्कत। ये सेकेंडरी इफेक्ट कहलाया जाएगा। टॉक्सिक इफेक्ट कि भाई तुमने कोई ड्रग ली और उसको या तो ओवर यूसेज या क्रॉनिक यूज़ किया, तो ऑब्वियसली बात है सेल की डेथ हो रही है या फिर उन उस टिश्यू की डेथ हो रही है, टिश्यू को हार्म पहुँच रहा है। रीनल फेलियर जैसे कि अब यही नेफ्रोटॉक्सिटी पेशेंट पेशेंट विद रीनल फेलियर सब ब्ला ब्ला ब्ला। अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन, ड्रग एलर्जी हो गई भाई, एब्नॉर्मल रिस्पॉन्स लोकल सिस्टम मेडिटेड बाय इम्यून सिस्टम। तो ये एलर्जी की बात हो जाती है कि भाई किसी को मान लो 10 में से किसी एक को तुम 10 में से 10 को तुमने कोई गोली दी विटामिन सी की और उनमें से किसी एक बंदे को ऐसा हुआ कि मुँह में हल्का-सा नॉसियस या मतलब नौसिया जैसा फीलिंग हो रहा है। तो एक तरह से ये अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन हो गई ना कि भाई किसने सोचा है कि विटामिन सी चूसने से लिम्सी की गोली चूसने से भाई तुमको ऐसा कुछ फील हो रहा हो। हाँ, तो ये ह्यूमरल एंटीबॉडीज से रिलेट कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एसोसिएटेड विद सेल म्यूटेड इम्यूनिटी, टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 अब ये तो यार ऐसा है, इस पे बहुत दिमाग लगाना ना सही में बताऊँ तो सर पीटने जैसा है। बहुत सारी तरह की टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर भी क्या करें, हम बैठे ही इसीलिए हैं, है ना? क्लिनिकल ट्रायल्स ये वो सब बताने को तो क्या करें? कर देते हैं भाई, अभी कितना वीडियो 1:23 आई थिंक यार ये भी पौने 2 घंटे के आसपास तक का जाएगा आई थिंक। बट ये है कि इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखो टाइप 1 इमीडिएट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होती है। एक्सपोज़र तो ये एनाफिलैक्टिक शॉक और ये ज़माने भर का तो मैं सीधा सिंपल इस पे देखते जाओ। Exposure to certain drugs, production of Ig antibodies fixed to muscle. On the exposure of the same drug, antigen antibody reaction occur on the muscle surface, release of mediators और hypotension, bronchospasm, angioedema, urticaria, rhinitis, anaphylactic shock, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, anaphylactic shock is a medical emergency treated promptly with anaphylactic shock। अगर किसी को आता है तो क्या ये कभी कभार, अब ये चीज ध्यान रखो, मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, 5 नंबर पे नहीं तो 2 नंबर पे, या फिर कभी कभार वाइवा पे तो थोड़ा कम पूछते हैं, पर पूछ सकते हैं कि भाई जो भी मतलब अभी आगे भी देखोगे ऐसे मतलब पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी या शॉक के ट्रीटमेंट्स को तुमको बताना रहता है। तो जैसे किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक आ गया, प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम इसे पढ़ के रखो, इसे रट के रखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर एटलीस्ट अभी पढ़ के तो जरूर रखो और बार बार इसे जरूर देखते रहो बीच बीच में। किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक आया तुम्हारे पास पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, किसी को एकदम एकदम से सांस फूली, एनाफिलेक्टिक शॉक, तो क्या तुम भले अभी तुम अंडर ग्रेजुएट हो तो तुम डिक्टेट नहीं करोगे और कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, टू बी वेरी ऑब्वियस। पर जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक आया तो तुम ये कहो कि उसको एड्रेनलिन इंजेक्शन दे रहे हो तुम 0.3 से 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली,
हाँ, हाइड्रोकोर्टिसोन 100 से 200 mg आईवी, फिर फेनिरामीन 45 mg इंट्रामस्कुलरली आईवी, मेंटेनेंस ऑफ द पेटेंट एयरवे इंट्रावेनस फ्लूइड इन जमाने भर की चीजें कि ट्रीट मतलब उसका एनाफिलेक्टिक शॉक से बाहर निकालना है। बट तुम एक चीज अभी ध्यान रखना कि ये चीज ऐसा है, अब मान लो किसी छोटे बच्चे को एनाफिलेक्टिक शॉक आ गया, तो उस पे ये डोजेस काम नहीं करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड डोज है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्डली कि भाई नॉर्मली इतना इतना देते हैं। उधर बच्चे पे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए वो यंग्स फार्मूला, वो डिलेंस विलेंस चाइल्ड फार्मूला जो है उसको तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, पर अभी उस पर इतना नहीं पूछेंगे तुमसे। टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है कि आईजीजी और आईजीएम मीडिएटेड होता है। एंटीबॉडी रिएक्ट नियर द सेल बाउंड एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हेमोलाइटिक एनीमियास। ये सब तुम पैथो में भी देखते हो, यही चीज तुम माइक्रोबायो के इम्यूनिटी वाले सेक्शन पे भी देखोगे, इसलिए इतना इस पे बहुत दिमाग नहीं खपाना चाह रहा हूँ मैं, बस तुमको बता रहा हूँ एक बेसिक ओवरव्यू। टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी आर्थस या सीरम सिकनेस रिएक्शन, ठीक है, मेनली आईजीजी होता है इन्वॉल्व, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म, फिक्स कॉम्प्लीमेंट, डिपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन वेस्कुलर एंडोथेलियम, डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो तुम यही चीज सेम सेम, या तो तुम इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है ना वो कोई इसी एक जगह से कर लो, क्योंकि और जो उसमें एड ऑन्स है जैसे कि पैथोलॉजी में जैसे अमाइलोडोसिस, एसएलई, एड्स, ये सब चीजों का एड ऑन हो जाता है, तो उसको तुम साथ में पढ़ लो। पर ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी तुम यहाँ से भी पढ़ोगे, फिर तुम पैथो में वही सेम कथा पढ़ोगे, फिर तुम यहाँ भी वही सेम चीज पढ़ोगे, तो ऐसे में टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। माइक्रो में इम्यूनिटी का सेक्शन बहुत बहुत डिटेल में बहुत प्यारा दिया हुआ है, तो आई थिंक उसके बाद तुमको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा चीजें जो कि माइक्रोबायो में नहीं है, पैथो में इम्यूनिटी सेक्शन पे, तो पैथो में वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लो, and तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से। सीरम सिकनेस फॉर एग्जांपल, सीरम सिकनेस, फीवर, यूटिकेरिया, जॉइंट पेन, लिम्फेडिनोपैथी विद पेनिसिलिन, छोड़ो। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है, सेल मीडिएटेड और डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट से मीडिएटेड होती है, एक्सपोजर टू द एंटीजन लीड्स टू लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, occurs 1 to 2 days after exposure, 24 to 48 hours later after exposure to the sensitizing agent antigen, and contact dermatitis, local anesthetic cream, ठीक है। फिर इडियोसिंक्रेसी क्या है, यूजुअली जेनेटिकली डिटरमाइंड नॉर्मल रिएक्शन टू ड्रग्स, प्लास्टिक एनीमिया, उसका है क्रोमफेरिक और प्रोलॉन्ग सक्सेनाइल कोलिन एपनिया, हेमोलाइटिक एनीमिया सीन विद प्राइमोक्विन एंड सल्फोनामाइड्स। तो इडियोसिंक्रेसी क्या बोल रहा है, इडियोसिंक्रेसी जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शन टू ड्रग्स। ड्रग डिपेंडेंस की बात करते हैं साइड, ये पूरी डेफिनेशन लिखी है तो इस पे मैं नहीं जा रहा। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है, फिजिकल डिपेंडेंस की भाई ये जो मतलब वही बात है कि जैसे वो अल्कोहल में विड्रॉल सिंड्रोम नहीं होता क्या, उसी तरह की बात डिपेंडेंस की बात चल रही है यहाँ पे। और प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, ड्रग डिपेंडेंस, हॉस्पिटलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, ठीक है। फिर साइकोथेरेपी, जैसे एवर्जन थेरेपी में एक्चुअली क्या हो रहा है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, अब तुम उसको अल्कोहल की जब एडिक्शन होती है तो डाइसल्फाम, तो डाइसल्फाम से ना बहुत नोजिया वॉमिटिंग या इस टाइप की थोड़ी फीलिंग आती है। तो जब भी कोई अल्कोहल को दे मतलब सॉर्ट ऑफ हल्का सा सिप भी लिया और डाइसल्फाम उसके अंदर बॉडी प्रेजेंट है, जितना मेरे को याद आ रहा है कुछ इस तरह की चीज है, तो उससे क्या होगा कि भाई नोजिया वॉमिटिंग हेडेक ये सब होगा, तो बंदा फिर कहता है कि नहीं मेरे को शराब नहीं पीनी, मेरा सर दर्द दे रहा है, इससे मेरे को उल्टी आ रही है, जो भी हो रहा है। तो ये वही एवर्जन थेरेपी की बात हो रही है। आइट्रोजेनिक डिजीज हो गई। आइट्रोजेनिक क्या बोल सकता है, फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज, मतलब कि भाई तुम किसी चीज को ठीक करने चले थे, एक चीज को ठीक किया, पर जो तुमने दवाई दी उससे कोई दूसरी चीज आ गई, ठीक है। तो भाई पार्किंसन, मेटोक्लोप्रामाइड, मेटोक्लोप्रामाइड क्या हो गया, एक तरह से एंटीमेटिक है ये, वॉमिटिंग को रोकती है। पर अब क्या हुआ, तुम इससे पार्किंसन मेटोक्लोप्रामाइड का जब तुम मैकेनिज्म एक्शन पढ़ोगे तो भाई ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये डोपामीन के लेवल्स को घटाती है, अब डोपामीन लेवल को घटाएगी तो उससे क्या होता है, पार्किंसोनिज्म। तो ये तुम्हारी वजह से हुआ ना कि भाई तुमने एक दवाई दी जिसकी वजह से ये एक नई बीमारी, उसको आइट्रोजेनिक डिजीज उस कैटेगरी में रखेंगे अपन, टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स। तो ये याद रहे तो अच्छी बात है। थैलिडोमाइड का फेकोमेलिया, टेट्रासाइक्लिन डेलोज, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, ये चीज तो फिर भी पूछी जा सकती है। और एंटीथायराइड ड्रग से फीटल का गोइटर, टेरेटोजेनिक मतलब टेरेटोजेनिक यानी कि बच्चे पे जो इफेक्ट शो हो रहा है वो टेरेटोजेनिसिटी, सर्टेन ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्रॉस द प्लेसेंटा प्रोड्यूस वेरियस डेंजरस इफेक्ट इन द fetus, टेरेटोजेनेसिस, एडवर्स रिएक्शन ऑन द प्रेगनेंसी, अर्ली जेस्टेशन, कि भाई कौन सी दवाई किस किस टाइम पे देनी चाहिए, कौन सा सही टाइम है नहीं है, वही बात कर रहा है यहाँ पे। कार्सिनोसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, नाम से बता रहा है तो उस पर कुछ नहीं जरूर, कार्सिनोजन या म्यूटाजन म्यूटेट कर देगा, या कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉज करा सकते हो ड्रग। फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब कि उस दवाई जैसे कोई लोशन लगा लिया तुमने, क्रीम लगा ली तुमने, अब तुम धूप पे चले गए, अब धूप पे पता चला धूप पे गए तो उसको उस क्रीम को लाइट करना था, तुम्हारी स्किन को, स्किन का टोन लाइट करना, तो पता चला वो एकदम काला कर दिया, ठप काला जला कर निकल गया, तो ऐसे रिएक्शन हो गई।
हेपेटोटॉक्सिसिटी कोई ड्रग है वो कि ऑब्वियसली लिवर पे दिक्कत करे, नेफ्रो ओटो मतलब कानों में, ऑक्यूलर यानी कि सॉर्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं आंखों में, ऑक्यूलर आंखों के लिए ना। हाँ, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस साइंस एंड एक्टिविटी relating to detection, assessment, understanding, prevention of adverse effect on any other possible gene in drug related, not gene, drug related problems। ये फार्माकोविजिलेंस क्या बोलना चाह रहा है कि भाई अपन असेस करते हैं कि भाई कोई भी ड्रग का क्या लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या उस पर, और ये सब हिसाब किताब। तो ये तुम प्रैक्टिकल फॉर्म, प्रैक्टिकल्स में तुमने किया होगा, एडीआर का फॉर्म भरते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ओ का फॉर्म होता है एक अलग से। तो प्रैक्टिकल्स में तुम सीखोगे कैजुअलिटी असेसमेंट कैसे करते हैं, एक नैरेंजो स्केल होती है, डब्ल्यूएचओ उपिकल या उपल कुछ उपकाल स्केल होती है ऐसा, इस स्केल से नापते कि भाई मान लो पेन हो रहा है तो कितना पेन हो रहा है, डब्ल्यूएचओ के स्केल से मेजर करके बताओगे कि भाई वही हो गया ना, 10 में से आप कितना कहेंगे कि आपके 10 में से पेन कितना हो रहा है, कितना स्कोर करेंगे, एक वन टू 1 to 10 में आप अपने पेन को किस तरह से बताएंगे, तो ऐसे स्केल्स में। अब ये नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर गाजियाबाद में है, ठीक है। अपना नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर कहाँ है, गाजियाबाद में। इंटरनेशनल कहाँ है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन, इंटरनेशनल। और एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर इन दिस पेशेंट कैन आल्सो रिपोर्ट, पेशेंट कैन आल्सो रिपोर्ट एडीआरस, ठीक है। तो एडीआरस अलग अलग तरह के, और इसमें बता सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ये इतना ज्यादा इसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, ये मेन तुमको, हाँ ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये जो टेबल है ना, ये बहुत काम का है। बाकी जो हिसाब किताब है ना यार, मैं इसको कहूंगा ये ट्रीटमेंट पॉइजनिंग या टॉक्सिकोलॉजी अभी तो नहीं, थर्ड ईयर पे जब तुम एफएमटी पढ़ रहे होगे तब तुमको इस पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देख लो, हॉस्पिटलाइजेशन, एयरवे शुड बी क्लियर होनी चाहिए, ब्रीदिंग शुड बी असेस्ड, सर्कुलेशन शुड बी असेस्ड, प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन पॉइजनिंग, इनहेल्ड पॉइजन गैसेस अगर है तो मतलब अगर किसी ने जहरीली गैस को इनटेक कर लिया है तो उसको हवा, फ्रेश हवा में ले जाओ। कॉन्टैक्ट पॉइजन है, ठीक है, कि भाई कोई ऐसा है जो स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके कपड़े में आ गया तो कपड़े वपड़े रिमूव करके उस पार्ट को वॉश करो, पूरा नहला धुला दो। इंजेस्टेड पॉइजन गैस्ट्रिक लवाज करा दो कि भाई 2-3 घंटे के अंदर, कि मान लो तुमने कोई पॉइजन खाया और वो तुम्हारे पेट में होता है 2-3 घंटे तक के, तो तुमने लवाज क्या कराया कि मतलब पेट को खाली करना है। यूजली डन विद नॉर्मल सलाइन, की सलाइन को तुमने बहुत सारा उसको सलाइन पिलाया तो उससे लवाज हो गया, या फिर पेट खाली करना ऑब्वियसली। आफ्टर द लवाज एक्टिविटी चार्कोल एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स एंड पॉइजंस, ये वही सब चीजें हैं। तो ये सब जीके वाली चीजें, इसको एक बार सब रीड कर लेना, बाकी इस पे कोई बहुत हैवी चीज नहीं है एकदम अभी बताने के लिए, और बताने के लिए है भी तो टाइम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक 1:34 खत्म ही होने को है यार, क्योंकि मेरे को भी आएगी नींद यार, अब 12 बजने को हो ही गए लगभग, 12:10 हो चुके हैं। एल्कली डाइल्यूट, ये कि भाई एल्कली हो गया तो एस्टिक एसिड विनेगर, और ओपी ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हुई, एट्रोपिन, मॉर्फिन की या ओपियाइड की पॉइजनिंग विद नेक्सोन, एट्रोपिन की पॉइजनिंग हुई तो फाइसोस्टिग्मीन, बेंजोडाइजेपिन में फ्लूमाजेनिल, कार्बामेट्स में एट्रोपिन, साइनाइड में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। फिर मिथेनॉल की पॉइजनिंग हुई तो फोमिपेजोल या इथाइल अल्कोहल, कहते हैं ना मिथेनॉल में इथेनॉल दे देते हैं तो उससे काम चल जाता है। फिर पैरासिटामोल, एन एसिटाइलसिस्टामीन, सिस्टामीन बोलो, सिस्टीन, एन एसिटाइलसिस्टीन, एनएसी, हेपेरिन, प्रोटामीन सल्फेट, वार्फरिन, विटामिन के, फाइटोना फाइटोनाडायोन, आयरन कंपाउंड, टेस्फेरिऑक्सामीन। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी याद ना रहे, 2-4 बार, 4 बार, 6-8 बार इसे पढ़ लेना, क्योंकि ये या तो डायरेक्ट तुमसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछ लेगा, नहीं तो कोई बड़ा सा केस स्टडी जो होती है ना 20 नंबर पे, उस पे तुमको एक लास्ट में आ रहा है कि भाई हाउ विल यू मैनेज दिस, या हाउ विल, व्हाट इज द एंटीडोट एंड राइट द एंटीडोट आल्सो, तो ये चीजें बतानी पड़ जाएगी तुम्हें। कोई एक केस हो गया जैसे किसी ने पैरासिटामोल पॉइजनिंग का है 5 नंबर पे, तो उस पे तुम पूरे उसका सारे पूरा प्रोटोकॉल सीखोगे, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, फिर लास्ट में कहोगे कि अगर पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी फिर भी बहुत ज्यादा है, गैस्ट्रिक लवाज कराने के बाद भी, ये सब चीजें कराने के बाद भी, तो भाई उसको अपन एन से एन इंजेक्ट करते हैं, उससे पैरासिटामोल पॉइजनिंग कंट्रोल में आती है ना, ऑब्वियसली ये सब चीजें, या टॉक्सिसिटी, पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी कंट्रोल में आती है। एलिमिनेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, डायरेटिक दे दिया कि भाई बाहर निकालो जितना जल्दी, यूरिनेशन होगा जितने एक्सक्रीशन, ड्रग एक्सक्रीट होते चल जाएगी। डायलिसिस इन केस ऑफ सीवियर पॉइजनिंग, लिथियम एस्पिरिन मिथेनॉल, इसमें डायलिसिस करा रहे पता चला। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इंटरवेंस डायजेपम पास कन्वर्जन एक्सटर्नल कूलिंग फॉर हाइपरपारेक्सिया,
मेंटेनेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारी बेसिक बेसिक सी चीजें निमोनिक ये A to H के हिसाब से याद रख सकते हैं। ए से क्या क्या था, ए से था एयर वे शुड बी क्लियर, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। डी से क्या क्या आ गया अपना, डायूरेटिक्स और डायलिसिस। ठीक है, ए बी सी डी ई। अब ई से क्या देखोगे, इलेक्ट्रोलाइट, ई और एफ, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस, ई एफ। तो जी से, हाँ, जी से क्या बोल रहे हो, गैस्ट्रिक लवाज या फिर वही खाली करना, जी से गैस्ट्रिक लवाज, जी और एच से लास्ट में हॉस्पिटलाइजेशन। इसका टर्म मतलब ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन पहले करोगे उसके बाद सारी चीजें, पर तुमको समझ में आ गया कि इसे याद कैसे करना है A to H में। बाकी ऑर्डर तो तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे तो तुम खुद जमा सकते हो, हॉस्पिटलाइज करोगे उसके बाद ही तुम आगे का प्रोटोकॉल है वो ले पाओगे। यही इसी तरह से इतना पूरी कहानी लिखी है कि रैपिड इंजेक्शन का होता है, छोड़ो। पॉइजन इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स। तो अब ये ऐसा है कि यार, ये तो पूरी ज्ञान वाली बात हो गई कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पॉइजन सॉफ्टवेयर बना हुआ है इंटॉक्स करके, रीजन सेंटर इन चेन्नई कोचिंग, पॉइजन डेक्स का रीजनल सेंटर। तो ये सब भाई बकेती वाली बात है, फार्माको इकोनॉमिक्स, भाई कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, इन सब जमाने भर की न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ये चीज थोड़ी सी काम कर, लास्ट चीज आ रही है अपने लिए। इसके बाद भाई तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। बहुत इजी सी चीज है, बस इतना ध्यान रखो कि देखो, कोई भी दवाई जो होती है वो मार्केट में आती कैसे, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से लाए। पैरासिटामॉल भी एकदम से ऐसा नहीं कि आके एकदम बनाई और एकदम मार्केट में दे दी, नहीं। ट्रायल्स होते हैं, उसके ट्रायल्स होंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद ही वो कहेंगे कि भाई ये ड्रग सेफ है। और इसमें बहुत ही टीडियस प्रोसेस होती है, और इसमें बहुत कंपनीज का बहुत सारा मतलब पैसा, टाइम, डेटा, दिमाग, सब बहुत सारा, बहुत चीजें खर्च होती है, तब जाके एक दवाई आती है मार्केट में। फिर वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, नहीं कमा रही है, वो भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट, इस पे बात करते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज इन एनिमल्स। क्लिनिकल ट्रायल से पहले भी क्या है, सफिशिएंट डेटा चाहिए अपन को, तो वो कहाँ से मिलेगा, एनिमल्स पे टेस्ट कर करके। जैसे कि मेरी फ्रेंड है, उसने उसका एमएससी क्लियर, एमएससी के टाइम पे, अभी एमएससी हुआ उसका बायोकेमिस्ट्री में। तो उसको उसका एक प्रोजेक्ट था निकोटीन के ऊपर। तो निकोटीन का इफेक्ट क्या क्या होता है, तो अब जैसे निकोटीन तो चूहे उसने पाले, अब वो चूहे पे वो निकोटीन 1 महीने तक के इंजेक्ट किए, उसे खाना खिला रहे, जमाने भर का पाल रहे अच्छे से। फिर चूहे को खत्म, मतलब वो चूहे की जब डेथ हुई या इंड्यूस डेथ कराई, फिर उसके बाद उस पे ब्रेन पे देख रहे हैं, किसी का दिमाग खोल के देख रहे हैं, किसी के लंग्स पे असर देख रहे हैं कि लंग्स क्या फूल गए हैं, क्या किसी का लिवर का साइज बढ़ा हुआ है कि श्रिंक हो गया है। तो ये सारी चीजें प्री क्लिनिकल स्टडीज में आती हैं, जो कि एनिमल से कंडक्ट की जाती हैं। तो उससे फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा ऑफ द ड्रग अपन को मिलता है। फिर इसी में समझ में आता है कि भाई किसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं आगे बढ़ना है। तो फिर आगे की बात करेंगे टॉक्सिसिटी स्टडीज। तो ये टॉक्सिसिटी तो भाई इतना मैं इस पे नहीं जा रहा कि भाई एक्यूट क्या है, सब एक्यूट, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, स्पेशल टॉक्सिसिटी स्टडीज, कितने टाइम तक के ड्रग को दिए जा रहे हो जानवरों पे, उसका इफेक्ट देख रहे हो। क्लिनिकल ट्रायल्स पे अपन सीधे जंप करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स पे कैसा, कंपनी फाइल्स इन्वेस्टिगेशनल ड्रग एप्लीकेशन विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर परमिशन टू टेस्ट द ड्रग इन ह्यूमन। एक एप्लीकेशन होगी जो कि देंगे, जिससे कि मतलब परमिशन मिल जाए कि भाई अब हम ह्यूमंस पे ट्रायल्स कंडक्ट कराना चाहते हैं। उसके लिए उससे पहले उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, पूरी सबमिट करना पड़ेगा कि भाई आपने ये चूहे पे अगर किया तो कितने टाइम तक के किया, कितनी कितना डोज था, कितने चूहे, कितना क्या क्या रिजल्ट आया, ऑर्गन्स पे, सारी चीजों पे इफेक्ट क्या क्या पड़ा उसका, उसका एडवांटेज कितने हैं, डिसएडवांटेज कितने हैं, ये सारी चीजें मतलब पूरा एक एनालिसिस उसको भेजा जो परमिशन अथॉरिटी को। उसके बाद परमिशन मांग रहे हैं कि अगर ठीक ठाक है तो परमिशन दे दीजिए। हाँ, तो 4 फेजेस होते हैं इसके, 1 to 4। ठीक है, तो फेज 1 पे क्या होता है, ह्यूमंस फॉर द फर्स्ट टाइम कैरीड आउट इन 10 से 100 पार्टिसिपेंट, हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं विद पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। इसमें पोटेंशियल टॉक्सिसिटी नापना रहता है इस फेज 1 ट्रायल में। कैंसर पेशेंट्स, जैसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है फेज टू डिटरमाइन सेफ्टी ऑफ द ड्रग एंड द मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। ठीक है, इसमें फार्माकोलॉजिकल फार्माकोडायनामिक डेटा कैन बी ऑब्टेन एंड यूजुअली कैरीड आउट बाय क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। नो ब्लाइंडिंग इज डन, ओपन लेबल स्टडी होती है। फिर ठीक है, तो ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम फेज 1 पे, ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम 10 से 100 पार्टिसिपेंट, हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, पोटेंशियल फॉर ड्रग्स विद पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। मान लो अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसमें जो कि पोटेंशियल टॉक्सिक है, जिसके एंटी कैंसर ड्रग्स है, कीमोथेरेपी, तो वो फेज 1 ट्रायल्स उसके इसमें होंगे कैंसर पेशेंट्स में। ठीक है, ना कि हेल्दी वाले में। हेल्दी वाले को तुम कीमोथेरेपी दवाई दोगे, भाई कहेगा क्यों दवाई ऐसी दे रहे हो जिससे मेरे बाल उड़ रहे हैं, जिससे थकान हो रही है, एंड ऑब्वियसली सारी बहुत ही दिक्कत होती है। तो क्यों ही करोगे यार कीमोथेरेपी की दवा, तो कीमोथेरेपी का उससे वो दोगे ना फिर कैंसर पेशेंट। नहीं तो नॉर्मल, अगर मान लो एंटासिड की कोई गोली है,
एंटासिड के लिए नॉर्मल पर्सन वॉलंटियर कर रहा है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, और उसपे इस पे क्या है, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज सेफ्टी ऑफ द ड्रग को असेस किया जाता है फेज 1 में। फेज 2 थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी। फेज 2 में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन पेशेंट्स विद टारगेट डिजीज, ठीक है, जिसके लिए दवाई कहीं ना कहीं बना रहे हैं अपन, उन पेशेंट्स को अपन देते हैं। 50 से 500 पेशेंट्स हो सकते हैं, 50 से 500 पेशेंट, यूजुअली इन 3 to 4 सेंटर्स, 3 से 4 सेंटर्स होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या सोचता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग एंड टू डिटरमाइन इफेक्टिव डोज रेंज। और ये फर्दर एवेल्यूएशन ऑफ सेफ्टी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आल्सो डन, रैंडमाइज्ड एंड कंट्रोल में भी ब्लाइंडेड भी किया जा सकता है। फेज 3 थेरेपेटिक कंफर्मेशन ट्रायल। फेज 3 में क्या है, confirm the efficacy of the drug in large number of patients of either sex. Conducted in multiple centers, generally randomized, double-blind comparative trial. Further data on kinetics and drug interaction can be obtained. Permission for marketing the drug is granted after successful completion of phase 3 trials. Blah blah blah. Four, ठीक है, तो ये इसमें एफिकेसी देख ली गई। अब पोस्ट मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि किसी दवाई को लाया तुमने छोड़ दिया, हो सकता है किसी के लॉन्ग टर्म 20 साल बाद किसी का इफेक्ट शो हो रहा हो, जैसे कि एक गॉसिपॉल करके दवाई थी जो कि चाइना वालों ने बनाई थी। तो उसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि वो मेल को स्टेराइल इनफर्टाइल कर रही थी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखा कि वो मेल्स को इनफर्टाइल कर रही थी। तो ऑब्वियसली वो ये किससे पता चला, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस से। तो यही बोल रहा है कि अप्रूव फॉर मार्केटिंग सर्विलेंस कैरिड आउट, obtain additional data about benefit and risk of a drug following its long-term use in a large number of patients, provides information on adverse reaction, drug interaction, new indication, evaluation of different formulation, post-market survey। इससे मतलब समझ में आता है कि इम्प्रूवमेंट क्या क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, क्या चीजें ऐसी हैं जो कि और इम्प्रूव की जा सकती हैं, और पता चला कोई बहुत ही क्या बोल सकते हैं, डैमेजिंग इफेक्ट शो हो रहा है लॉन्ग टर्म पे, तो उसे फिर बैन भी किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। तो यही सारी चीजें हो गई। फ्लूइड क्लिनिकल प्रैक्टिस, इस पे मैं बिल्कुल बात भी नहीं करना वाला। इन्फॉर्म कंसेंट, कि भाई पेशेंट को बता लो, उसको कंसेंट लो, भाई ये तो एथिक्स से एडकॉम वाली बात होगी। एथिक्स की कमिटी बना के रखते हैं, यही सब बकचोदी है बहन, फालतू की। 7 से 15 लोग, 5 पर्सन होने चाहिए, चेयरपर्सन, ये वो, तो ये सिस्टम सिस्टम पे सिस्टम बजावत है। हमारा जो फार्मा कांड बरावत है, खत्म। जनरल फार्मा खत्म हुई, ठीक है मेरे प्यारे। लास्ट में एक काफी अच्छी कविता के साथ बाय बाय। इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं, एएनएस। ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। पढ़ भी लो साथ साथ, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका मैंने बता चुका है। फार्मा खासकर शानबाग उठाओ, शानबाग बुक के साथ मेरे साथ रीडिंग करते चले जाओ, अंडरलाइन करते चले जाओ, सुनते चले जाओ, 2x पे लगा लो, मुझको सिर्फ सुन लो, और उसके बाद एक रीडिंग ले लो। बट शानबाग काफी अच्छी बुक है, एंड बहुत कम ऐसा होगा कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि क्या कह सकते हैं, केडीटी पे जाना पड़े। आई थिंक केडीटी तो मैंने खुद साल भर इतनी नहीं पढ़ी है, तो मैं उसमें नहीं जाने वाला। बट फिर भी केडीटी के जो क्लासिफिकेशन हैं, उसकी एक पीडीएफ होती है अलग से, तुम कमेंट पे बताना, तो मैं शायद प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी नहीं तो बाद में जरूर कर दूंगा। केडीटी के क्लासिफिकेशन पीडीएफ होती है जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन है। तो उन क्लासिफिकेशंस को जरूर रखो, ठीक है। इसमें शानबाग में क्लासिफिकेशन सॉर्ट ऑफ उतने क्या कह सकते हैं, इजी वे में जरूर दिए हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई जो चेक करता है पेपर को, जब कोई चेक करता है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा, उन्होंने लगभग स्टैंडर्डली जो प्रोफेसर अगर चेक कर रहे हैं, प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या एचओडीज हो गए, वो चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं केडीटी या ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होती है, कुछ ने तो कैडजन पढ़ी होती है। तो हो सकता है कि यार जब तुम उन्हें ये वाला, जैसे ईएनएस का मैं तुमको बात करता हूँ, ईएनएस पे तो उनको सॉर्ट ऑफ लिख कर दो कि कोई ऐसी ड्रग देखो जैसे ये जो ड्रग है, अब ये तो काफी अच्छे वे में लिखी गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये केडीटी का क्लासिफिकेशन है। बट अगर जैसे केडीटी का नॉन क्लासिफिकेशन में कहा, जैसे कि ये देखो, जैसे कि अब यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो ये जैसे यहाँ पे कोई ड्रग्स की बात करते हैं, सिम्पथोमाइमेटिक्स, चालू ही नहीं होता। हम्म, तो जैसे नॉन सल्फर सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, और इसके बारे में ऐसी पूरी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, या एक समझ रहे हो ना, कि जैसे वो जो फ्लो चार्ट में जैसे ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसकी जैसे बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जैसे क्लासिफिकेशन है ना, ऐसा नहीं है कि यार ये मतलब अप्लीकेबल नहीं है, बट क्योंकि ये उतना अपीलिंग नहीं है, और ये कहीं ना कहीं
हाँ, ऑब्वियसली ये एक शॉर्टकट बुक कहते हैं काफ़ी लोग इसको, जो कि मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। शानबाग की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। केटीटी में बहुत ज़्यादा कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी है बहुत ही डिटेल में और बहुत भसड़ जैसी मचा के रखी है। आई डोंट थिंक कि वो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से उतनी अच्छी बुक है। मैं ये नहीं कहूँगा केटीटी की बुरी है, ये है। मैं एज़ अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कहूँगा कि केडी त्रिपाठी बुक थोड़ी उस लेवल पे है जहाँ पे या तो आप ठीक है अगर पढ़ंता हो या आपको शुरू से पढ़ रहे हो तो ज़रूर गो फॉर इट। बट मुझे ऐसा लगता है उसकी लैंग्वेज के हिसाब से क्या नॉट अ वेरी गुड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रोफेसर्स, पीजीज़ इन सब के लिए फिर भी ऐसा है कि पढ़ाना है तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। पर तुमको यार पेपर निकालना है, तुमको सबसे पहली जो बात तो है पेपर निकालना। ठीक है, अपने इंडिया पे तो यही चीज़ सबसे पहली मेन काम मेन एम तो यही है। और दूसरा ये है कि यार ज्ञान तो तुम्हें उससे भी यही मिल रहा है, ठीक है? ये इससे भी तुमको ज्ञान उतना ही मिलेगा, उससे भी उतना ही मिलेगा। प्रैक्टिकली तो ये काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि केईटी की बुरी है, बस क्लासिफिकेशन में कहूँगा क्लासिफिकेशन ज़रूर केईटी वाले याद करना और उससे वो याद हो भी जाते हैं, लिख-लिख के याद करोगे तो और उससे मार्क्स फेच होते हैं अच्छे खासे। बाकी जो अंदर का हिसाब-किताब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और ये सब इससे शानबाग से बेस्ट मेरे को अभी तक के तो नहीं लगा कि कहीं है। कैटज़न में भी काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है, कैटज़न मैंने नहीं पढ़ी है। उसका थोड़ा-सा एंटी माइक्रोबियल वाला हिस्सा पढ़ा है, अच्छी बुक है नो डाउट, बट लेंथी हो जाती है स्टैंडर्ड आई थिंक स्टैंडर्ड बुक सबकी पढ़ोगे तो अ, उतना टाइम ही नहीं बचेगा यार फिर बाकी चीज़ें करने का। सो इसी के साथ यार अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मैं चला सोने, शब्बा खैर, बाय-बाय, गुड नाइट।